नमस्कार पाठकों, द मैजिक ऑफ वर्ल्ड्स में आपका स्वागत है। सारे नावेल मेरे द्वारा संपादित और अनुवादित है। यह है आप विभिन्न प्रकार के काल्पनिक दुनिया देख सकते हैं। अब तक आपने देखा मेरा शरीर जो भ्रष्ट तलवार संत की बड़ी आकृति में घिरा हुआ था, उस भेदी निगाह को महसूस कर सकता था जो बाहरी आवरण को तोड़कर मुझ पर आ गिरी थी। इस कौशल का भ्रष्ट टैग जो संभवतः उस रत्न के कारण था जिसे उस महिला ने निगल लिया था, वास्तव में अब मुझे परेशानी देने वाला था। अब आगे अध्याय 101 महासभा। जमे हुए राज्य की चारों चोटियों पर एक व्यस्त दृश्य देखा जा सकता था, क्योंकि कुलीन लोग तेजी से आगे बढ़ते हुए एक भव्य सभा के लिए राजा के मुकुट के केंद्र में स्थित विशाल हॉल की ओर एकत्रित हो रहे थे। कई लोग आशंकित थे क्योंकि उन्हें एक व्यापक युद्ध की पूरी तैयारी के संकेत दिखाई दे रहे थे, जिसमें भाड़े के सैनिकों और साहसी लोगों की टुकड़ियां आगे बढ़ने के लिए तैयार सैनिकों के साथ समूहबद्ध थीं। चार चोटियों के नीचे सड़कों पर आमतौर पर दिखने वाले इंसानों और जानवरों की भीड़ अजीब तरह से शांत थी, क्योंकि हवा दमघोटू और दमनकारी लग रही थी। वे राक्षस जिनके बारे में हर कोई बात कर रहा था, आ रहे थे। उनमें से कितने लोग इस स्थिति से बच पाएंगे? राजा की आवाज पूरे राज्य को संबोधित करेगी। जादुई उपकरण जो तैरते हुए राजा के मुकुट से ध्वनि तरंगों को जमे हुए राज्य के सबसे छोटे आलों तक पहुंचाते हैं, उन्हें अपने शासक के शब्द सुनने को मिलेंगे। सैनिक, भाड़े के सैनिक, साहसी और आम लोग सभी को संबोधित किया जाएगा। किंग्स क्राउन के विशाल हॉल में रोक एक शानदार सफेद कुर्सी पर शान से बैठा हुआ था। उसके बगल में छोटी लेकिन कम आलीशान सीटें थीं, जिन पर 2 राजकुमार और 1 राजकुमारी बैठे हुए थे। वे हॉल में अकेले बैठे थे, क्योंकि बाकी रईस और शक्तिशाली व्यक्ति बाईं और दाईं ओर सीधे खड़े थे, जिससे बीच में एक स्पष्ट रास्ता बन गया था। जहां राज्य का शासक बैठा था, वहां से नीचे जाने के लिए सुनहरी सीढ़ियां थीं, जहां कई पहरेदार फैले हुए देखे जा सकते थे। इन रक्षकों में 8 बटालियन कमांडर थे, जो एपिक रैंक की शक्तिशाली आभा बिखेरते हुए राजा के दोनों ओर अपने हथियार लेकर खड़े थे, जिन्हें तुरंत निकाला जा सकता था। राजा रोक ने लोगों के इन समूहों को देखा और उन्हें वे रिपोर्ट याद आई जो उन्हें लगातार मिल रही थी कि दानव सेना आगे बढ़ रही है और साथ ही उनकी रक्षा पंक्ति को भी पीछे धकेला जा रहा है। उनकी शक्तिशाली आवाज बड़े हॉल में और पूरे राज्य में गूंज उठी। पहली बात जिस पर मैं चर्चा करूंगा वह उत्तराधिकार का मुद्दा है, जहां मामलों के मंत्री मेरे शब्दों को इस क्षण से अपरिवर्तनीय मानेंगे। नेतृत्व के उत्तराधिकार के बारे में बात करते ही लोगों के चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें उभर आईं। क्या ये पहले से तय नहीं था कि पिता के सेवानिवृत्त होने के बाद क्राउन प्रिंस एनेसी ताज संभालेंगे? राजा रोक ने बोलना जारी रखने से पहले अपने सबसे बड़े बेटे और फिर अपनी बेटी की ओर देखा। फ्रोजन किंगडम के अगले शासक के रूप में एनेस बेलमोंट का नाम काट दें। बूम, सन्नाटा, सदमा, स्तब्धता। मंत्रियों ने एक पुराना दस्तावेज निकालने की कोशिश की, जबकि रईसों में हड़कंप मच गया। रईसों ने क्राउन प्रिंस एनेस के चेहरे की ओर देखा, जो उस बड़े धमाके के बावजूद शांत दिख रहे थे, जो सीधे उनसे जुड़ा था। उनके दिमाग में सवाल था कि राजकुमार के साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे ये सब हुआ, और वह इस समय इससे कैसे परेशान नहीं थे। मेरा बेटा पिछले कुछ वर्षों में भावी शासक के रूप में उचित निर्णय लेने में विफल रहा है, और इसके कारण उसने अपना अधिकार खो दिया है। मेरी सेवानिवृत्ति या मृत्यु की स्थिति में मेरा उत्तराधिकारी एडिलेड बेलमोंट होगा। जिन कुलीनों को नहीं लगा कि वे इससे ज्यादा आश्चर्यचकित हो सकते हैं, उन्हें एक और झटका लगा, क्योंकि एक उत्तराधिकारी के नाम को हटाने के ठीक बाद दूसरे का नाम हटा दिया गया। राजा ने उन्हें इस सदमे में ज्यादा देर तक रहने नहीं दिया, क्योंकि मंत्रियों ने एक नाम हटा दिया और दूसरा नाम जोड़ दिया, जहां वे बोलते रहे। बटालियन कमांडरों, जमे हुए राज्य के भावी शासक के प्रति निष्ठा की शपथ लें। उनकी शक्तिशाली आवाज उन एपिक व्यक्तियों को संबोधित थी जिनके पास राज्य की सैन्य शक्ति थी। वे राजा के साथ मिलकर उठे थे और भाइयों के बंधन के करीब होने के कारण बेहद वफादार थे। उपस्थित 8 एपिक व्यक्तियों ने भावशून्य चेहरों के साथ सिर हिलाया और राजकुमारी एडिलेड के बर्फीले चेहरे की ओर घुटने टेक दिए। धमाका। जब बटालियन कमांडरों ने प्रभावशाली ढंग से बात की तो उनमें जबरदस्त शक्ति भर गई। हम भावी रानी का अभिवादन करते हैं। ये दृश्य इतिहास में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि शानदार और शक्तिशाली व्यक्तियों ने भावी शासक के प्रति अपनी वफादारी की शपथ ली। इस दुनिया में शक्ति ही सब कुछ थी। भले ही महान रोक बेलमोंट कल इस दुनिया से गायब हो जाएं, लेकिन जब तक ये महान बटालियन कमांडर नए शासक के पीछे हैं, उन्हें किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। एडिलेड का चेहरा हमेशा की तरह ठंडा रहा, जबकि पहले क्राउन प्रिंस के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति का चेहरा अभी भी शांत था, जिससे कई लोग आश्चर्यचकित हो गए कि इस राजकुमार के चेहरे पर क्या था। उनके बगल में बैठे उनके छोटे भाई के लिए वह सीटों पर मौजूद 4 राजघरानों में से एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो सदमे की भावना दिखा रहा था, क्योंकि वह अपने परिवार के सदस्यों के बीच आगे पीछे देख रहा था। उस मामले के सुलझ जाने के बाद हम अगले मामले पर आगे बढ़ेंगे। राजा की जोरदार आवाज एक बार फिर गूंजी।
आवाज ने सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, क्योंकि पौराणिक शक्ति की लहरें बाहर की ओर निकल रही थीं, जिसने हॉल में मौजूद कमजोर लोगों को लगभग घुटनों के बल पर ला दिया। आने वाले दिनों में हम अपने राज्य की आजीविका के लिए लड़ेंगे। हम एक शांतिपूर्ण राज्य हैं, जहां पिछले दशकों में कोई युद्ध नहीं हुआ है। हम विकास करना जारी रखना चाहते हैं और खुशी से जीना चाहते हैं, उन सभी दुखों के पीछे रहना चाहते हैं जिनका सामना कई मनुष्यों ने किया है। ये दुनिया जीवन से भरपूर है, लेकिन हम इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा हैं। अब एक शक्ति हमारे द्वारा बनाए गए सभी निर्माणों को नष्ट करने की धमकी दे रही है। राजा का भाषण जारी रहने के दौरान हर तरफ उदासी के भाव थे। उत्तराधिकार में बदलाव का सदमा धीरे धीरे उनके दिमाग से दूर होता जा रहा था, क्योंकि उनका ध्यान उस आसन्न खतरे की ओर था जिसका वे सामना कर रहे थे। हम ये सुनिश्चित करने के लिए लड़ेंगे कि जो दुख वे हमारे राज्य में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी भी किले की दीवारों तक न पहुंचे। ये राक्षस जो नफरत और युद्ध लाते हैं, हम उसे बाहर कर देंगे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ते गए, उनकी आवाज की ताकत और भी मजबूत होती गई। लोगों का नेतृत्व करते हुए वे सुनते हुए मंत्रमुग्ध हो गए। मेरे लोगों, सैनिक, भाड़े के सैनिक और साहसी, मैं अब आपसे वादा करता हूं कि हम राक्षसों के खिलाफ जीत सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से लड़ेंगे। हमारी ताकत हमारे लचीलेपन, हमारी एकता और हमारी मानवता में निहित है। ओह, शक्ति की गूंज महसूस की जा सकती थी, क्योंकि बड़े सभा भवन में बैठे शक्तिशाली व्यक्ति और पूरे राज्य में सुन रहे आम लोग महसूस कर रहे थे कि उनका उत्साह और शक्ति बढ़ रही है। जमे हुए राज्य के रक्षकों, वे राक्षस जो आपसे घृणा करते हैं, आपको गुलाम बनाना चाहते हैं और आपके द्वारा वर्षों में किए गए सभी कामों को छीन लेना चाहते हैं, उनके सामने न झुकें। आप इस जानवरों की दुनिया में मानवता का अंतिम गढ़ हैं। आपको नीचे गिराना कोई विकल्प नहीं है। इसलिए लड़ो, हमारे लोगों की मुक्ति के लिए लड़ो, उस स्वतंत्र भूमि के लिए लड़ो जिसे हमने बनाया है। लड़ो, मानवता के लिए। ओह, राजा का भाषण समाप्त होते ही सुनने वाले सभी लोगों का उत्साह और जोश चरम पर पहुंच गया। राजा ने आदेश दिया और बटालियन कमांडर अपने सैनिकों, भाड़े के सैनिकों और साहसिक कारनामों के साथ राक्षसों के खिलाफ आने वाले संघर्ष की तैयारी में जुट गए। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 102 सर्वोच्चता का परीक्षण आई। ऐसा लगता था कि मनुष्यों को तैरते हुए भूभागों के बारे में जो जानकारी थी, जिसे वे घोंसले कहते थे, वह गलत थी। जानवरों के जानकार लोगों द्वारा भूभागों को आध्यात्मिक भूमि कहा जाता था, जिसमें घने सार तत्व होते थे जो राक्षसों को जन्म देते थे और शक्ति का निरंतर परीक्षण करते थे। यह एक क्रूर परीक्षण था जिसमें पराजित लोगों को विजेताओं के उत्थान के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया गया था। एक महत्वपूर्ण समय अवधि बीत जाने के बाद जब उच्च रैंकिंग वाले जानवर दिखाई देते हैं, तो सर्वोच्चता का परीक्षण होगा। ये परीक्षण आध्यात्मिक भूमि के स्तर के आधार पर अलग अलग था, जिसमें टिया एक धन्य भूमि में परीक्षण थे जो एपिक स्तर में प्रवेश करने वालों के लिए सबसे उपयुक्त थे। केवल उस स्तर या उससे कम वाले लोग ही परीक्षण में भाग ले सकते थे और उससे ऊपर का कोई भी व्यक्ति योग्य था। टियर 2 आध्यात्मिक भूमि के लिए परीक्षण और भी अधिक कठोर था, जहां टियर 1 के समान शक्ति के स्तर की आवश्यकता थी, लेकिन परीक्षण बहुत कठिन थे। मुझे अभी तक टियर 3 आध्यात्मिक भूमि के लिए विशिष्ट जानकारी नहीं मिली है, लेकिन वे संभवतः महान व्यक्तियों का युद्ध क्षेत्र थे। मैं जिस स्काईपैक नेस्ट में था, वह हाल ही में अपग्रेड किया गया टियर 2 स्पिरिचुअल लैंड था, जिसमें 15 शक्तिशाली एपिक जानवर थे जो ट्रायल में भाग लेने की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। अपग्रेड के बाद से भले ही सफलता की संभावनाएं बढ़ गई थीं, लेकिन ये बहुत कठिन हो गया था और कोई भी जानवर सफल नहीं हुआ था। यहीं से मेरी शुरुआत हुई। पारदर्शी आकृति, जिसका नाम मुझे अभी भी नहीं पता, वह आध्यात्मिक भूमि की निगरानी कर रही थी जिसे उसने अपग्रेड किया था। राक्षसों के खिलाफ सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक पौराणिक जानवर के उदय की प्रतीक्षा कर रही थी। जिन लोगों ने परीक्षण लेने का विकल्प चुना था, वे दूसरे चरण से आगे नहीं बढ़ पाए। जब मैंने सफेद बालों वाले जानवर को मार गिराया जो परीक्षण में भागीदार था, तो उसने मुझे उसकी सीट पर बैठने का अधिकार दिया। उसके बाद वे बस मेरे वापस आने का इंतजार करते रहे, इससे पहले कि सम्राट पेंगुइन मुझे इस स्थान पर ले जाने के लिए कार्य करता। यह आध्यात्मिक भूमि के केंद्र में गहरे भूमिगत था। ये जमी हुई भूमि का एक विस्तृत विस्तार था जो मीलों तक फैला हुआ था और चारों ओर से घिरा हुआ था। मैंने अपने आसपास की समतल सतह की ओर देखा और फिर आसपास के जानवरों की ओर। फिर मैंने आसमान में तैरती हुई पारदर्शी लाल आकृति से पूछा, परीक्षण का प्रथम चरण क्या है? पहला चरण परीक्षण के दौरान समान स्तर के प्रतिद्वंद्वी को हराना है। उसके बाद के परीक्षणों में कठिनाई के स्तर बढ़ेंगे। यदि आप पहले चरण और उसके बाद के चरण में जाने के लिए सहमत होते हैं, तो आप अपने जीवन को दांव पर लगा रहे हैं और आप पीछे नहीं हट सकते। यदि आप हार भी जाते हैं तो भी आपको बने रहना होगा और आने वाले वर्षों तक प्रयास करते रहना होगा, क्योंकि आपकी शक्ति बढ़ती रहेगी। यदि ऐसा होता है कि आप मर जाते हैं,
तो बस यही है। इस नई जानकारी पर मेरे विचार तेजी से घूम गए और मैंने तुरंत जवाब दिया, बोलते समय अपने हाथों में पकड़े ठंडे ब्लेड को अपने पास लाया। हम कब शुरू करेंगे? हाँ, मुझे यह आत्मविश्वास पसंद है। यहाँ सभी जानवरों ने दूसरे स्तर को पार करने की कोशिश की और असफल रहे। एक शक्तिशाली अद्वितीय कौशल वाले प्राणी का जन्म होना बहुत दुर्लभ है, इसलिए मुझे आपसे यहाँ मेरे काम को सफल बनाने की बहुत उम्मीद है। उसके हाथों की लहर से हमारे चारों ओर एक और गड़गड़ाहट शुरू हो गई और एक बड़ा सुनहरा दरवाजा जमीन से ऊपर उठ गया। ये दरवाजा आपको अंतरिक्ष में उस स्थान पर ले जाएगा जहाँ परीक्षण होगा। मैंने सुनहरे दरवाजे की ओर देखा और फिर उन खतरनाक जानवरों की ओर जो मुझे चारों ओर से तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे। यह विशेष रूप से ठंडे सम्राट पेंगुइन के लिए था, जिसने अपना सिर ऊपर उठाया हुआ था और अहंकार से नीचे देख रहा था। जैसे ही उसकी आवाज मेरे कान के पास से गुजरी, उसकी आंखें ठंडी दरारों में बदल गईं। इससे पहले कोई भी इंसान इस परीक्षा के लिए योग्य नहीं रहा है और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इसे पास कर सके। प्रार्थना करो कि तुम्हारे विरोधियों के बीच तुम मुझसे न मिलो। पारदर्शी आकृति के इशारे से जानवर पीछे हट गए, जिसकी ओर मैंने मुड़कर पूछा, मैं इतने समय से जिससे बात कर रहा हूँ उसकी पहचान क्या हो सकती है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हवा में तैरती हुई आकृति थोड़ी रुक गई और उसके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान खिल गई। मेरी पहचान? यदि आप सफलतापूर्वक परीक्षण पास कर लेते हैं तो आप जानने के योग्य होंगे। शुभकामनाएं मानव। पारदर्शी लाल आकृति हवा में स्थिर रही जब मैंने सुनहरे दरवाजे की ओर देखा और आगे बढ़ा। उसके पास कोई आभा नहीं थी, लेकिन जब भी वो पहले कोई धमकी देती थी तो मैं अपने सिर में घंटियां बजती हुई महसूस कर सकता था। लेकिन ये परीक्षण, मैं उस आश्चर्य का इंतजार कर रहा था जो इसे सफलतापूर्वक पार करने के बाद मुझे मिलेगा। लीजेंडरी रैंक में प्रगति की गारंटी। हाँ, चलो देखते हैं कि तुम मेरी गोद में क्या उपहार रखोगे। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा और अपने बड़े अवतार का हाथ सुनहरे दरवाजे पर रख दिया। इसके तुरंत बाद मेरी आकृति गायब हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आसमान में तैरती पारदर्शी महिला ने गायब हो रहे इंसान को देखा, जिसे एक अलग जगह पर स्थानांतरित कर दिया गया था, और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी चेतना का एक छोटा सा हिस्सा इन जमी हुई जमीनों पर आक्रमण करने वाले राक्षसों का निरीक्षण करने के साथ साथ यहाँ के प्राणियों की ताकत बढ़ाने के लिए भेजा था। उसने सोचा कि ये दुख की बात होगी यदि मनुष्यों द्वारा बनाया गया छोटा सा साम्राज्य इतनी आसानी से नष्ट हो जाए, इसलिए वह इतनी उदार थी कि उसने उन्हें सर्वोच्चता के परीक्षणों के माध्यम से सुदृढ़ीकरण प्रदान करने का प्रयास किया। कौन जानता था कि मनुष्य अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे और निकटवर्ती आध्यात्मिक भूमियों में उन जानवरों की संख्या को कम करना जारी रखेंगे जो पिछले दशकों में परीक्षणों में भाग ले सकते थे, जिससे परीक्षण में सफल होने वाले प्रतिभाशाली जानवर को खोजने का उनका कार्य अत्यंत कठिन हो जाएगा। अपने कुछ खजानों को खर्च करके उसने इस आध्यात्मिक भूमि के स्तर को सफलतापूर्वक ऊपर उठाया और साथ ही साथ अन्य दो को भी, जिन्हें इन उत्तरी भूमियों में अभी तक कोई मालिक नहीं मिला है। वो इन 3 भूमियों में कुछ शक्तिशाली एपिक जानवरों के उत्पादन को देखने में सक्षम थी, लेकिन वे अभी भी पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे। वह हार मानने वाली थी और ये देखने वाली थी कि क्या किसी भी सेना के पास इस युद्ध के बीच उत्तर की ओर भेजने के लिए कोई शक्तिशाली नायक होगा। यही उसकी सोच प्रक्रिया थी जब तक कि यह मानव प्रकट नहीं हुआ। एक कमजोर व्यक्ति से लेकर महत्वपूर्ण शक्ति वाले व्यक्ति तक, ये बहुत ही त्वरित प्रक्रिया उसने व्यक्तिगत रूप से देखी जब भी वह आध्यात्मिक भूमि पर उतरा। ये तथ्य कि दुनिया ने इस मानव को एक अद्वितीय देवर क्लास क्षमता से नवाजा था, उसे बहुत खास बनाता है। उसने सैकड़ों वर्षों में ऐसी प्रतिभा से संपन्न एक छोटी प्रजाति नहीं देखी थी। अगर यह पौराणिक जानवरों के कुलों के रैंक में दिखाई देता तो ये सामान्य बात होती और वह इस पर आंख नहीं झपकाती। लेकिन यह एक इंसान था, तो वह इस परीक्षण के खिलाफ कैसे खड़ा होगा जो आमतौर पर सबसे शक्तिशाली जानवरों के लिए होता है। उसे और अधिक दिलचस्प बनाने वाली बात यह थी कि उसके मस्तिष्क पर अतिक्रमण नहीं हुआ था और वह नष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि उसने एक ऐसे प्राणी का सार ग्रहण कर लिया था जो पहले ही राक्षसों के भयानक उत्पाद एबिस मैजिक पावर ज्वेल को ग्रहण कर चुका था। उसका गोरा चेहरा कठोर हो गया जब उसे याद आया कि युद्ध के दौरान राक्षस कितनी भयानक शक्ति दिखाते रहे थे। वो उन्हें कोई छूट नहीं देगी और समय बीतने के साथ उनकी सेना को पूरी तरह से खत्म कर देगी। वे जानवरों की दुनिया के 1 इंच भी हिस्से पर अपना दावा नहीं कर पाएंगे। उन सभी आक्रमणकारियों को मरना ही होगा। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 103 सर्वोच्चता का परीक्षण 2। मैं अत्यधिक गर्मी के वातावरण में पहुंच गया क्योंकि मैंने स्वयं को हवा में पाया। मेरे नीचे पिघली हुई मिट्टी बह रही थी। हवा बहुत दमघोटू थी क्योंकि गैसीय वाष्प लगातार निकल रही थी, जिससे यह नरक का सबसे करीबी फैसला लग रहा था जो मैंने देखा था। मैं अभी भी भ्रष्ट तलवार संत के अवतार में आराम से घिरा हुआ था क्योंकि मैं इस परीक्षण के पहले चरण के प्रतिद्वंद्वी की तलाश में हवा में तैर रहा था।
हवा में एक तेज रोशनी चमकी और 10 मीटर से ज्यादा लंबे पंखों वाला एक बड़ा जीव दिखाई दिया। यह उन सबसे डरावने जीवों में से एक था जिन्हें मैंने अपने चारों ओर से घिरे हुए जानवरों में से देखा था। ये किसी मानव के सबसे भयावह दुर्स्वप्न जैसा था, एक पंखों वाला मकड़ी। 4 बड़े पंख गर्व से उसकी पीठ से बाहर निकले और 10 से ज्यादा पैर शक्तिशाली ढंग से आगे पीछे हिल रहे थे। उसके क्रूर चेहरे से एक तीखी चीख निकली और जहरीली लार चारों ओर फैल गई। मैंने प्लेग वाहक को बुलाकर और सेंस रिटर्न को सक्रिय करके शुरुआत की, जिसमें मैंने एक राक्षसी जानवर को अस्तित्व में आते देखा और साथ ही एक सुनहरा प्रेत मेरे पीछे प्रकट हुआ, जो बफस और निरंतर उपचार जारी कर रहा था। मकड़ी पहले आगे बढ़ी, अपने पेट के नीचे से सफेद रंग की फुहार छोड़ी जो कई लंबे और चिपचिपे धागों में बदल गई। जब उसके चौड़े पंख दुश्मन की ओर फड़फड़ाने लगे तो वह चिल्ला उठी। मेरा 8 मीटर लंबा अवतार उस जगह से गायब हो गया और मकड़ी के ऊपर हवा में दिखाई दिया। एब्सोल्यूट जीरो से बर्फीली ठंडक के साथ लंबे ब्लेड ने नीचे वार किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पारदर्शी लाल आकृति मानव और जानवर की उत्पत्ति का निरीक्षण कर रही थी, जिसे परीक्षण के पहले चरण में स्थानांतरित किया गया था, एक गोलाकार दर्पण के माध्यम से जो उच्च गति पर लड़ाई खेल रहा था। बाकी ताकतवर जानवर भी महिला के पीछे आज्ञाकारी ढंग से बैठे थे और अच्छे व्यवहार वाले बच्चों की तरह देख रहे थे। लड़ाई पंखों वाली मकड़ी के पक्ष में नहीं जा रही थी, क्योंकि वह एक तरफ से शक्तिशाली शारीरिक हमलों से घिरी हुई थी और दूसरी तरफ एक जहरीला जानवर जहर उगल रहा था। यह इस पूरे समय अपने कई तीखे पैरों और जहर के साथ साथ एक विनाशकारी कौशल के साथ जवाबी हमला कर रहा था, जिससे उनके लक्ष्य पर निशाना साधने के लिए कई 5 मीटर लंबे हड्डी के भाले बन गए थे। भालों को तलवार के वार से गिराया गया या अवतार के शरीर में तोड़ दिया गया, जिससे नुकसान हुआ जो बाद में तेजी से ठीक होता हुआ देखा गया। कुछ ही मिनट बीते थे कि उन्होंने देखा कि मकड़ी के नुकीले पैर कट रहे हैं और उसका एक पंख भी कट गया है। जिस उग्र वातावरण में वे दोनों थे, वहां मानव की बड़ी आकृति के चारों ओर लगातार ठंड का तूफान घूम रहा था। उसकी लंबी ब्लेड के एक वार से मकड़ी के शरीर पर बर्फ की परतें बन जाती और लड़ाई खत्म होने वाली होती। उसका शरीर लगातार धीमा होता गया और अंततः लंबे ब्लेड ने उसके पेट को छेद दिया और उसने एक लंबी चीख निकाली, जिससे वह मर गया और उसके पूरे शरीर में विनाशकारी ठंडे तत्व फैल गए। महिला ने ये सब ध्यान से देखा और उसकी आंखें रंग बिरंगी रोशनियों से चमक उठीं। यह मनुष्य ऊर्जा के उपयोग पर कोई ध्यान नहीं देता और लगातार विनाशकारी हमले करता रहता है, जिससे उसका दुश्मन नष्ट हो जाता है। लेकिन जब आप अगले चरण पर आगे बढ़ेंगे तो आपकी रणनीति क्या होगी? यदि आप अपनी ऊर्जा का संरक्षण नहीं करेंगे तो आप अब से कैसे आगे बढ़ेंगे? वो इस इंसान के बारे में उत्सुक थी जो उसे लगातार आश्चर्यचकित करता रहता था। उसके कद का कोई व्यक्ति आमतौर पर किसी उभरते हुए एपिक व्यक्ति पर ध्यान नहीं देता या उन्हें इतनी बारीकी से नहीं देखता, लेकिन उसे बस एक अंदेशा था कि यह इंसान बड़ा होकर एक शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता है। इस चेतना को इन जमी हुई भूमियों पर भेजने का उसका निर्णय केवल एक सनक थी, इस बहाने के साथ कि यदि भूमि और उसके निवासियों को राक्षसों के हवाले कर दिया गया तो यह नुकसानदेह होगा। यह विचार उसके दिमाग में आया, इसलिए उसने ऐसा किया। अब ऐसा लग रहा था कि उसके अंतर्ज्ञान ने उसे एक बार फिर से खेलने के लिए कुछ अविश्वसनीय चीज लाकर दी थी। जंगली ऊर्जाएं घूमती रहीं क्योंकि एक जानवर को वापस उसके आसपास ले जाया गया। ये पंखों वाला मकड़ी था जो अब गंभीर रूप से कमजोर हो गया था और परीक्षण के मैदान में हुई मौत से इसका मूल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। परीक्षण स्थल एक कालकोठरी की तरह काम करता था जो केवल तभी दिखाई देता था जब कोई आध्यात्मिक भूमि के स्वामित्व के लिए चुनौती दे रहा होता था। जो विरोधी एक ही चीज के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके मूल को दूसरे चुनौती देने वाले से लड़ने के लिए भेजा जाएगा। उनकी मृत्यु की स्थिति में उनके मूल को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया जाएगा और यदि ये थोड़े समय के अंतराल में फिर से दोहराया जाता है तो उन्हें वास्तविक मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। इस आध्यात्मिक भूमि के लिए परीक्षण काफी सीधा था, जैसा कि कहे थे, बस ताकत का परीक्षण था। कुछ मिनट बीतने से पहले महिला ने आगे बढ़ने का इशारा किया क्योंकि 3 नए जानवर आज्ञाकारी रूप से सुनहरे दरवाजे के पास पहुंचे और वे गायब हो गए। वो इस भूमि के परीक्षण का निर्देशन तब से कर रही थी जब से उसने इसका उन्नयन किया था, क्योंकि यह आमतौर पर आध्यात्मिक भूमि द्वारा स्वचालित होता है। बहुत से लोग वो काम नहीं कर सकते थे जो वह कर रही थी, क्योंकि उन्हें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती जो टियर 2 आध्यात्मिक भूमि के पुरस्कारों के लायक नहीं थी। ऐसा करने के बाद भी वे अपने लिए आध्यात्मिक भूमि प्राप्त नहीं कर सकते थे क्योंकि स्वामित्व के लिए परीक्षण अपनी स्वयं की आवश्यकताओं के साथ सख्ती से निर्धारित किया गया था। यही कारण था कि उत्तर में अन्य 2 आध्यात्मिक भूमियों का अभी भी कोई मालिक नहीं था, भले ही जानवरों की दुनिया के सभी शक्तिशाली लोग उनके बारे में जानते हों। इन भूमियों में स्वाभाविक रूप से पैदा हुए जानवर लगातार लड़ते रहते थे कि क्या वे खुद स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं।
पौराणिक साम्राज्यों के व्यक्ति आमतौर पर महाकाव्य या पौराणिक रैंक के अपने होनहार और उभरते हुए शक्तिशाली लोगों को ये देखने के लिए भेजते थे कि क्या वे जानवरों की दुनिया में फैले कुछ आध्यात्मिक भूमि के परीक्षणों को पास करने के लिए समान स्तर पर पर्याप्त रूप से योग्य हैं। वे ऐसी चीजें नहीं थीं जिन्हें अगर आपके पास पर्याप्त शक्ति हो तो आसानी से छीन लिया जा सकता था। आपको उनके द्वारा निर्धारित बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा करना होता था। उसकी क्षमता वाला कोई व्यक्ति केवल बहुत उच्च स्तर की स्वाभाविक रूप से निर्मित आध्यात्मिक भूमि के लिए ही प्रतिस्पर्धा कर पाएगा, लेकिन उसकी शक्ति के साथ इस छोटे से उन्नयन जैसा कुछ प्रबंधनीय था। अब वो उत्सुक थी कि मनुष्य एक जानवर के साथ युद्ध समाप्त करने के बाद उसे चारों ओर से घेरने वाले 3 जानवरों का सामना कैसे करेगा। उसके सामने लगे क्रिस्टल आईने में माहौल बदल गया, क्योंकि चुनौती देने वाला और उसके विरोधी घास के मैदान में दिखाई दिए। चारों ओर हरियाली फैल गई, क्योंकि नए परिवहन किए गए जानवरों की आकृतियां स्पष्ट हो गईं। इस परीक्षण के दूसरे चरण में, जिसमें इनमें से कई जानवर पहले असफल हो चुके थे, उसका सामना करने वाले थे मोटा वारस, एक बहुत ही अच्छी तरह से निर्मित ध्रुवीय भालू और एक तेज दांत वाला नग्न मोलेरेट। जानवरों ने मानव और उसके आह्वान की आकृति को खतरनाक ढंग से घेर लिया, क्योंकि उन्हें याद आया कि उसने पंखों वाली मकड़ी की कैसे देखभाल की थी। उन्होंने देखा था कि वह कैसे लड़ता है, लेकिन क्या यह इस मानव के खिलाफ किसी काम का होगा। महिला ने दिलचस्प तरीके से देखा, क्योंकि दृश्य शुरू हुआ। क्या ये मानव वास्तव में इतिहास में पहली बार आध्यात्मिक भूमि के परीक्षण को पास कर पाएगा। उनकी प्रजाति हमेशा से कमजोर रही है और कभी भी किसी भी स्तर पर सबसे शक्तिशाली के रूप में सामने नहीं आई। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां उन्हें आध्यात्मिक भूमि के परीक्षणों का सामना करना पड़ा, लेकिन कोई भी कहानी बताने के लिए जीवित नहीं रहा। आध्यात्मिक भूमि के खजाने और आश्चर्यों का आनंद केवल जानवरों द्वारा ही लिया जाता था, क्योंकि यहीं पर उनमें से कई पहली बार चेतना में आए थे और अपनी पूरी ताकत से लड़े थे, जिससे कई वर्षों तक जानवरों की शक्तिशाली किंवदंतियां बनी, जिन्होंने अपने स्वयं के साम्राज्यों का निर्माण किया। ये देखना दिलचस्प होगा कि आध्यात्मिक भूमि का मालिक बनने वाला पहला इंसान इसे कैसे बनाएगा। लेकिन ये सब कल्पना ही थी जब तक कि ये असंभव काम न कर दे। तो आप उन जानवरों का सामना कैसे करेंगे जिनके शरीर आमतौर पर उसी स्तर के सामान्य इंसान की तुलना में ज्यादा मजबूत और ज्यादा मन वाले होते हैं। लड़ाई की शुरुआत तीनों जानवरों के चक्कर लगाने और मानव से कुछ दूरी बनाए रखते हुए चारों तरफ से हमला करने से हुई। नग्ना मोलेरेट घातक पानी के भाले फेंक रहा था जो तेज गति से घूम रहे थे, जबकि ध्रुवीय भालू ने मानव की ओर अपने तीखे पंजे फेंकते हुए हमला किया। जब मनुष्य ने अपनी तलवार के एक झटके से इन हमलों को नाकाम कर दिया, तो पानी के भालों को जमा दिया और अपने पंजे फैलाकर उस एकमात्र जानवर से बचाव किया जो उसके साथ नजदीकी दूरी पर लड़ रहा था, वारस। जहरीले समन को जहरीली सांस छोड़ते हुए देखा गया, जिसने जानवरों द्वारा बनाई गई गति को बाधित कर दिया, क्योंकि लड़ाई उग्र हो गई थी। यह एक घातक अवस्था थी जिसे इस आध्यात्मिक भूमि में पैदा हुए सबसे शक्तिशाली जानवर भी पार नहीं कर पाए थे, क्योंकि इतने सारे विरोधियों का सामना करते हुए वे अंततः ऊर्जा से रहित हो गए थे। क्या ये मानव और भी अधिक आश्चर्यों को जन्म देगा? हो सकता है कि उसके पास मौजूद भक्षण वर्ग का अनूठा कौशल उसे अपने दुश्मनों की हर हार के साथ मजबूत होता जाए, लेकिन क्या वे उसे अपने द्वारा खाए गए सार को अवशोषित करने और निगलने का समय देंगे? महिला के विचार तब बाधित हुए जब दर्पण में दृश्य तेजी से बदल गया। 10 मिनट बीत चुके थे जब तीनों जानवरों ने अपनी गति पकड़ी और मनुष्य को पीछे धकेल दिया। उन सभी को अलग अलग हद तक चोटें लगी थीं, क्योंकि उनके शरीर खून से लथपथ और जमे हुए घावों से भरे हुए थे, लेकिन वे अभी भी खड़े थे। जो परिवर्तन हुआ था उसने युद्ध की स्थिति को तेजी से बदल दिया, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिमखंड तेजी से आसमान से जानवरों की ओर गिर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि खड्डी के भालों की बारिश हो रही थी, जिसका लक्ष्य जानवरों में से एक को मारना था। इन सब के अलावा आसमान में कई दरारें खुल गई थीं, क्योंकि विनाशकारी बिजली और लपटें जानवरों की ओर बढ़ रही थीं। इन सभी हमलों में उनके चारों ओर बर्फीली नीली अस्थिर ऊर्जा का एक रंग था, क्योंकि वे सभी अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। महिला की आकृति इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित थी। अन्य 2 हमलों को छोड़कर ये हड्डियों के भाले थे जिन्हें उसने कुछ समय पहले एक जानवर द्वारा इस्तेमाल होते देखा था, जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया था। मानव का अद्वितीय कौशल इतनी जल्दी अपने दुश्मनों के मूल कौशल को अवशोषित करने और दोहराने में सक्षम था। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 104 बलों की गति। पारदर्शी आकृति का आश्चर्य ज्यादा देर तक नहीं रहा, क्योंकि उसने युद्ध में अचानक आए बदलाव के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया, जिसके बहुत बड़े परिणाम होने वाले थे। हिमखंड अत्यंत कठोर और दांतेदार सतहों से भरा हुआ घास के मैदान में जा गिरा, जिससे जानवरों को भारी नुकसान पहुंचा। धमाका। नग्ना मोलेरेट पर निशाना साधे गए हड्डी के भालों ने जानवर के शरीर को पूरी तरह से छेद दिया था, क्योंकि दृश्य साफ हो गया था। दर्द महसूस होने पर उसने भयानक चीखें निकाली और एक ठंडा ब्लेड ही उसे मिला, क्योंकि मानव का अवतार उसकी स्थिति पर चमका और उसकी जान ले ली।
शेष 2 जानवर बदली हुई भूमि से बाहर आ गए, जो अब ठंडे ग्लेशियरों से भर गई थी, और वे मानव पर पागलों की तरह चिल्लाने लगे तथा बढ़ी हुई शक्ति के साथ अपने हमले पुनः शुरू कर दिए। इस घटनाक्रम पर जानवरों और स्पष्ट दर्पण को देख रही महिला ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाईं, क्योंकि अभिमानी सम्राट पेंगुइन की आंखों में ठंडी रोशनी चमक रही थी क्योंकि वह लड़ाई जारी देख रहा था। महिला को इस बात पर अधिक आश्चर्य हुआ कि मानव ने पंख वाली मकड़ी को हराने के बाद इतनी जल्दी उसके कौशल को दोहराने में सक्षम था। उसने देखा था कि परीक्षण में मृत मकड़ी के शरीर से सार का संग्रह कैसे चला गया और मानव की ओर बढ़ गया और वह उसके शरीर में जल्दी से गायब हो गया। उसने इसे उसके भक्षण वर्ग के अद्वितीय कौशल के रूप में लिया, जहां आमतौर पर किसी प्राणी के मूल सार को अवशोषित करने और उसके कौशल की पेचीदगियों को प्रकट करने से पहले एक महत्वपूर्ण समय की आवश्यकता होती है। फिर भी इस मानव ने युद्ध जारी रखते हुए ये पूरी प्रक्रिया पूरी की थी। जैसे जैसे वह आगामी लड़ाई देखती गई, इस मानव में उसकी रुचि और बढ़ती गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दोनों सेनाएं एक दूसरे के करीब आ रही थीं, तथा समय बीतने के साथ युद्ध अधिक आसान होता जा रहा था। महान राजा रोक बेलमोंट ने अपनी सेना को वेलेन काउंटी और शैडो ड्यूकडम के बर्फीले पहाड़ों के बीच तैनात करना शुरू कर दिया था, जहां राक्षसों की सेना को गुजरना था क्योंकि वे फ्रोजन किंगडम के पास थे। ईपीआईसी रैंक के बटालियन कमांडरों ने ठंडे युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए कई रक्षात्मक पद संभाले थे। फ्रोजन किंगडम में हाल ही में रॉयल गार्ड की शुरुआत की गई थी, जिसे पहले कैप्टन राइनर कहा जाता था। जब वो पूर्व राजकुमारी एडिलेड की जागीर का चक्कर लगा रहा था, जो अब क्राउन प्रिंसेस थी, तो वह बहुत खुश था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक भाड़े के सैनिक के रूप में वह इतने महान व्यक्ति की रक्षा करने आएगा। राजा के आदेश के बाद से स्ट्रोई पीक के चारों ओर पहरेदारों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई, क्योंकि राज्य की अधिकांश सेना आने वाले दुश्मनों से निपटने के लिए बाहर निकल गई थी। राइना मैनर की छत पर राजकुमारी का घूंघट वाला चेहरा देख सकता था, जो राज्य के बाहर की दिशा में घूर रहा था। उसने सोचा, राजकुमारी इस समय किन विचारों पर गहराई से विचार कर रही होगी। क्या वह अपने परिवार के बारे में सोच रही होगी जो युद्ध के लिए जा रहा है, या फिर उन लोगों के बारे में सोच रही होगी जिनका वह भविष्य में प्रभारी होगी। शाही रक्षक कई तरह की कल्पनाएं कर रहा था जो उसकी पूजनीय राजकुमारी के दिमाग में चल रही होंगी, लेकिन वह कभी नहीं सोच सकता था कि उसके सभी अनुमान पूरी तरह से गलत थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एडिलेड उस अंतिम संदेश को दोहरा रहा था जो संचार पदक पर आया था और जो यहाँ से मीलों दूर किसी अन्य व्यक्ति से जुड़ा था। उसे जो आखिरी संदेश मिला, उससे पता चला कि कुछ अप्रत्याशित हुआ था, लेकिन ये कुछ अच्छा था जो राक्षसों के खिलाफ उनकी शक्ति को और भी बढ़ा देगा। सर ने उल्लेख किया कि वह इसे यथासंभव कम समय में खत्म करने की कोशिश करेंगे और फिर राक्षसों के खिलाफ जमे हुए साम्राज्य की बटालियनों को मजबूत करने के लिए आएंगे। उसने कभी भी उस पर भरोसा नहीं खोया था। उसकी हरकतें ये दिखाती रहती थीं कि उसकी ताकत कितनी बड़ी है। उसे ये भी आश्चर्य हुआ कि क्या वह आने वाली लड़ाई के लिए बस जरूरत से ज्यादा तैयारी कर रहा था। जो भी चीजें घटित हुई थीं, वे सब कुछ सप्ताह पहले हुई उनकी संयोगवश मुलाकात के कारण हुई थीं। तब से एक खतरनाक खतरे का समाधान हो चुका था और उसे और भी ऊंचा पद दिया गया था। वह अपने अद्वितीय कौशल और उस व्यक्ति पर आश्चर्य से मुस्कुराई जिसने इसे संभव बनाया। उसने जो कुछ भी हासिल किया वह सब उसे दिया जाएगा, क्योंकि उसके बिना उसके पास कुछ भी नहीं होगा। वह व्यक्ति था जिसने उसे निश्चित विनाश से बचाया था। अब भी जिस युद्ध से बहुत से लोग निराश थे, वो उसके बारे में बहुत चिंतित नहीं थी। उसे अपने पिता के भाग्य की चिंता नहीं थी, न ही अपने छोटे भाई की जो सेनापति के रूप में काम कर रहा था। वह अपने बड़े भाई के कीड़े की भी कम परवाह करती थी जिसे उसके साथ ले जाया गया था। पिछले कुछ दिनों में उसका धूसर और धुंधला भाग्य धीरे धीरे बदल रहा था, और इसी तरह राज्य का भाग्य भी बदल रहा था। वो इस युद्ध से भी आगे के बारे में सोच रही थी, क्योंकि उसने अपने लोगों को आदेश भेजा था कि वे कुछ ऐसी चीजें तैयार करना शुरू कर दें जिन्हें इस युद्ध के खत्म होने के बाद स्थापित और इस्तेमाल किया जाएगा। किसी एक व्यक्ति पर उसका अटूट भरोसा पाना असंभव था जब तक कि कोई व्यक्ति उसकी स्थिति में न हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रोक ने अपने पहले बेटे की ओर देखा जो उसके बगल में घोड़े पर सवार था और शांत भाव से बोला। वह अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानता था और उसने खुद को उसके द्वारा की गई फटकार के बाद किसी भी तरह का स्नेह न दिखाने के लिए मजबूर किया। अब उसके शासन करने के अधिकार को छीन लेना ही काफी था। आप मेरा बारीकी से अनुसरण करेंगे और सीखेंगे कि मैं सेना को कैसे कमांड करता हूँ। भविष्य में आपकी स्थिति बटालियन कमांडर की होगी, जैसे ही हमें आपकी रैंक बढ़ाने के लिए संसाधन मिलेंगे। राजा का उत्तर आने से पहले कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया और राजा की आवाज एनेयस के कानों में गूंज उठी। हाँ पिताजी। राजा रोक की आंखें फटी रह गईं जब उन्होंने ध्यान से अपने बेटे को देखा जो सभी भावनाएं खो चुका था। इस अवसर का लाभ उठाओ और सीखो तथा अपनी गलतियों को पीछे छोड़ दो।
मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो हम सबकी भलाई के लिए है। ये बात तुम भविष्य में समझोगे। राजा ने अपने घोड़े को लात मारी और अपनी सेना की हरकतों पर नजर रखते हुए आगे बढ़ा और बातचीत खत्म हो गई। राजकुमार एनेसस उसके पीछे पीछे आया, उसके होठों से एक मुश्किल से सुनाई देने वाली फुसफुसाहट निकल रही थी। मैं भी वही करूंगा जो हम सबके लिए सबसे अच्छा होगा, पिताजी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जैसे ही दानव सेना ठंडे पहाड़ों से गुजरने लगी, मानव सेना अपनी स्थिति पर पहुंच गई। सबसे आगे लाल जानवर थे जो राक्षसों की कई आकृतियां लिए हुए थे। 5 मीटर के इन जानवरों के घने काले फर थे और ये बैल जैसे लग रहे थे। ये राक्षस बैल थे जिन्हें आमतौर पर राक्षसों के परिवहन के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उनमें से बहुत से लोग बर्फीली जमीन पर कदम रख रहे थे और राक्षसों के मुंह से धीमी गड़गड़ाहट जैसी आवाजें आ रही थीं। बूम! कुछ लोग राक्षस बैल पर सवार थे, निचले स्तर के लोग भावशून्य भाव से बर्फीली जमीन पर चल रहे थे और अन्य लोग बिना किसी परेशानी के ठंडी हवाओं का सामना करते हुए आसमान में ऊंचे थे। बड़े कोमोडो ड्रैगन और मेफेटिक कछुए जैसे अन्य जानवर खतरनाक तरीके से और भी ज्यादा राक्षसों को ले जा रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। बूम! उनके हर कदम के साथ फिर से गूंजने वाली गुनगुनाहट गूंजती थी, जो आसपास के सभी जानवरों को डरा देती थी और सेना के आगे बढ़ने पर एक भव्य वातावरण छोड़ती थी। इन राक्षसों की औसत ऊंचाई 2 मीटर थी। कुछ असाधारण राक्षस थोड़े लंबे और भारी थे। अधिकांश के चेहरे गोरे थे और उनके सिर से सींगों की विविधता निकल रही थी। उनके शरीर घने लाल कवच से ढके हुए थे क्योंकि वे अपने हाथों में भारी हथियार या अस्थिर डंडे लिए हुए थे। उनकी सेनाओं में भारी भरकम ऑफ कमांडर और गॉब्लिन राजा देखे जा सकते थे, जिनके साथ कई अन्य शक्तिशाली प्रजातियां खड़ी थीं। दानव राजा ग्रिमोरी एक बहुत बड़े सरीसृप जानवर के ऊपर एक शानदार कुर्सी पर बैठा था और उसे स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए जा रहे थे। वह जितना ज्यादा फ्रोजन किंगडम की भूमि के नजदीक पहुंचता गया, उतना ही ज्यादा उत्साहित होता गया। इसके कारण उसे कई बार अपनी भूख मिटानी पड़ी। वह वास्तव में बहुत उत्साहित था क्योंकि वह शुरू होने वाले शो का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान उभरी जब उसने सोचा कि ये इंसान इस नाटक के चरम पर पहुंचने पर क्या क्या चेहरे बनाएंगे। हाँ, ये लड़ाई इतनी जल्दी नहीं आ सकती थी। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 105 इतिहास बनाना आई। शक्तिशाली आकृतियां एक खतरनाक युद्ध के अंत को ध्यान से देख रही थीं। उत्तर में आध्यात्मिक भूमि में से एक की गहराई में चौड़े कांच के दर्पण पर दिखाए जा रहे दृश्य में एक बड़ा वारस अपनी आखिरी सांस के साथ लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा था। नष्ट हो चुके घास के मैदान में नग्न मोलिरेट और ध्रुवीय भालू के शवों को मवाद और पिघली हुई जमीन के जहरीले गड्ढों के साथ देखा जा सकता था। वारस की मोटी त्वचा को आखिरकार छेद दिया गया क्योंकि ठंड के प्रति उसके प्रतिरोध के बावजूद उसके पूरे शरीर पर जमे हुए घाव मौजूद थे क्योंकि वह अपने अंतिम सार तक भी जोरदार तरीके से आगे बढ़ रहा था। एक बहुत बड़ा अवतार तलवार थामे हुए एक तारे की तरह नीचे की ओर गिर रहा था। तलवार का निशाना सही था और सर्वोच्चता के परीक्षण के दूसरे चरण का अंत हो रहा था। परीक्षण में भाग लेने वाले तीनों जानवरों के कमजोर शरीर शीघ्र ही सामने आ गए। जब वे भारी सांस ले रहे थे, उन्हें अभी भी ठंडी तलवार, जहरीली सांसों, शक्तिशाली गिरते हिमखंडों तथा गड़गड़ाहट और बिजली की चमक का एहसास याद आ रहा था। ये निराशा की भावना का उल्लेख भी नहीं करता क्योंकि वे अपने दुश्मन को लगातार उनके द्वारा दिए गए घावों से ठीक होते हुए देखते थे जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। उनकी उत्पत्ति गंभीर रूप से कमजोर हो गई थी क्योंकि उनकी मृत्यु के साथ उनका एक हिस्सा भी चला गया था। ये कुछ ऐसा था जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते थे और उन्हें चैंपियन की सीट के लिए संघर्ष करने के क्षण में रक्षक के रूप में कार्य करना पड़ा। इस विशेष परीक्षण को देख रही पारदर्शी महिला उस मानव अवतार को करीब से देख रही थी जो परीक्षण स्थल में भव्य रूप से प्रकट हुआ था। उसका चेहरा कुछ थका हुआ लग रहा था, लेकिन साथ ही उत्साहित भी लग रहा था। वो ये दृश्य देखकर मुस्कुराए और एक आदेश भेजा। अंतिम चरण 1 घंटे में शुरू होगा। आप और आप। उसके हाथ उन जानवरों की कई आकृतियों की ओर इशारा कर रहे थे जो अब तक मैच देख रहे थे और वे उदास होकर उठ खड़े हुए। अगर यह इंसान वास्तव में सर्वोच्चता के परीक्षण में पास हो गया तो उनके लिए परिणाम बहुत बड़े होंगे। वे ऐसा नहीं होने देंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मैं अपने बढ़ते उत्साह को दबा रहा था क्योंकि 3 एपिक जानवरों के बीच लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई थी। मैंने 2 और एपिक कौशल प्राप्त किए थे जो किसी भी तरह से उन लोगों से कम शक्तिशाली नहीं थे जो मुझे इस तैरती हुई भूमि से प्राप्त होते रहे जो वास्तव में एक आध्यात्मिक भूमि थी। इस बार जानवरों ने कोर के शीर्ष पर एक कौशल या एक वस्तु गिरा दी जिससे मुझे लगा कि जिस क्षेत्र में मुझे स्थानांतरित किया गया था वह एक कालकोठरी के समान था क्योंकि एपिक व्यक्तियों से 2 कौशल पुस्तकें या आइटम प्राप्त करने की पुनरावृत्ति खुद को दोहराई नहीं थी। हालांकि यह ठीक रहेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे आश्चर्य होंगे जिनके बारे में मुझे अभी पता नहीं है और जैसे ही अगला चरण समाप्त होगा मैं पता लगा लूंगा।
कोई नया दावेदार या परिदृश्य में कोई बदलाव नहीं हुआ क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मुझे राहत मिलेगी। मैं ये सुनिश्चित कर रहा था कि मैं अपने सभी कार्ड न दिखाऊं और खुद को रोककर रखूं क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि चीज़ों को नियंत्रित करने वाली शक्तिशाली महिला या जानवर यहाँ सब कुछ देख सकते हैं। भ्रष्ट तलवार संत का अवतार बंद कर दिया गया था क्योंकि मैंने अपने गुणों को अधिकतम करने के लिए एपिक कोर को अवशोषित करते हुए नए कौशल और वस्तुओं का अवलोकन किया था। इन अंतिम 3 जानवरों से, साथ ही पहले पंखों वाले मकड़ी से, जिसका मैंने सामना किया था, मैं कुछ कोर के अलावा 2 वस्तुएं और कौशल हासिल करने में सक्षम था। हड्डी के भाले मृत्यु के बारे में आपका ज्ञान बढ़ जाता है क्योंकि आपके आदेश पर मृतकों की हड्डियां बनती हैं। आत्मा को जलाने का प्रभाव उन पर लागू होता है जो मारे गए हैं। भालू सम्राट का फर। भालू सम्राट का चमकदार फर आपको घेरता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। जोर 300% सुरक्षा। पूरा शरीर ढकने वाला आवरण लागू होता है। वस्तुएं और भी अधिक उत्तम थीं। चूहा राजा का मुखौटा आपकी आभा को पूरी तरह से छिपाने और आपके चेहरे को बदलने का प्रभाव है। प्राइमेटिक गार्जियन स्तनपायी की अत्यंत कठोर त्वचा से निर्मित, ये समान स्तर के हमलों से कभी नहीं टूटता। इन नए शानदार कौशल और वस्तुओं के कारण मेरा उत्साह कम नहीं हो सका। मैंने धैर्यपूर्वक अंतिम चरण के आने का इंतजार किया क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि इस परीक्षण को पास करने से पहले मुझे कितने जानवरों का सामना करना पड़ेगा। इस तरह की चीज को केवल सबसे कठिन जानवर ही पार कर सकते थे जो अपने बचाव और आक्रमण के साथ एपिक चरण पर हावी थे, और मैं अपना रास्ता बुलडोजर से पार कर रहा था क्योंकि मेरे पास बस यही था और इससे भी ज्यादा। मैं इस शक्तिशाली व्यक्ति को बहुत अधिक दिखाने से सावधान रहूंगा, जिसने मेरी शक्ति में त्वरित वृद्धि को एक अद्वितीय कौशल के लिए जिम्मेदार ठहराया। आध्यात्मिक भूमि के इस विचार पर मेरा और भी अधिक ध्यान केंद्रित था। यदि पुरस्कारों में से सबसे कम कुछ ऐसा था जो जानवरों को अगले रैंक पर आगे बढ़ने में मदद करता था, तो अन्य पुरस्कार क्या थे? मैंने ज्यादा इंतजार नहीं किया क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा समय बाद मेरे आसपास का नज़ारा एक बार फिर बदल गया। इस बार जब मैं एक जमे हुए पहाड़ के ऊपर दिखाई दिया तो चारों तरफ बर्फबारी हो रही थी। मैं अगले विरोधियों का इंतजार कर रहा था क्योंकि मैंने पहली बार अपने पुराने और नए एपिक कौशल को एक साथ सक्रिय किया था। भ्रष्ट तलवार संत का अवतार तब उतरा जब मेरे शरीर ने 8 मीटर की विशाल आकृति पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया। भालू सम्राट का फर अगले चरण में डाला गया। अवतार एक बार फिर से बदलाव से गुजर रहा था। इस बार सफेद रंग का चिकना फर उगाया जिसने पूरे बड़े शरीर को पूरी तरह से ढक लिया, यहाँ तक कि सिर के ऊपर सींग भी एक रोएदार सफेद उभार की तरह लग रहा था। एब्सोल्यूट जीरो के सक्रिय होने पर फर रोशनी में चमक उठा, जिससे शानदार सफेद चमक और भी बढ़ गई। मैंने प्रिज्मेटिक गार्जियन शील्ड को सुसज्जित किया और देखा कि यह 5 मीटर तक फैल गया और मेरे हाथ में पकड़े ब्लेड के बराबर आकार का हो गया। मैं एक चमकदार सफेद फर वाले जानवर की तरह दिख रहा था क्योंकि मेरी बड़ी आकृति बर्फीले परिवेश में एक लंबी ब्लेड और एक बड़ी ढाल पकड़े हुए खड़ी थी। पर्यावरण ने एब्सोल्यूट जीरो के कारण विनाशकारी बर्फ तत्वों के उग्र तूफान को और भी बेहतर बना दिया। मैं पूरी तरह से तैयार था क्योंकि 5 आकृतियां पास के जमे हुए पहाड़ों में चमक रही थीं। सम्राट पेंगुइन सबसे आगे था और वो मेरी ओर बहुत सावधानी से देख रहा था। उसकी आंखें जो आमतौर पर अहंकार से चमकती थीं, पूरी तरह से सतर्क थीं। अन्य 4 थे आर्कटिक भेड़िया, एक सफेद मांबा जो 10 मीटर से बड़ा था और जिसकी सबसे खतरनाक पीली आंखें थीं जो मैंने देखी हैं, एक किम तेंदुआ जिसके फर सफेद चमक रहे थे, और एक खतरनाक लकड़ी का मेढक जो प्रकाश के कई चमकीले रंगों को चमका रहा था। लड़ाई तेजी से शुरू हुई। जानवर मेरे पास भी नहीं आए और एक दूसरे से दूर हो गए। जमी हुई पहाड़ी चोटी पर मेरे चारों ओर चक्कर लगाते रहे। सम्राट पेंगुइन जो आगे चल रहा था, उसका शरीर घने चांदी के प्रकाश में चमक रहा था, जबकि उसके बड़े पंख खतरनाक ढंग से चमक रहे थे। उसकी आवाज गूंज रही थी, मैं पहले मनुष्य द्वारा आध्यात्मिक भूमि के स्वामित्व की घटना का कारण नहीं बनूंगा। अपने आप को तैयार रखो क्योंकि हम पूरी ताकत से काम करेंगे। इस चिकने जानवर की ठंडी आवाज साफ सुनाई दे रही थी क्योंकि जैसे ही यह खत्म हुआ, इसका बड़ा आकार गायब हो गया। जानवरों के घेरे को देखकर मैं मुस्कुराया क्योंकि मुझे लगा कि सभी कौशल मेरे चारों ओर लिपटे हुए हैं। मेरे दाहिने हाथ में बड़ा ब्लेड चमक रहा था क्योंकि मैं भी इंस्टेंट ट्रांसफर के माध्यम से गायब हो गया। मेरा पहला लक्ष्य जहरीला लकड़ी का मेढक था। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 106 इतिहास। बनाना 2। कमजोर पहला कौशल था जो जहरीले वुड फ्रॉग पर उतरा। अप्रत्याशित रूप से इसे धीमा कर दिया और इसे पीछे छोड़ दिया, जिससे मेरी तलवार के झटके से इसके शरीर में छेद हो गया और एक घाव हो गया। मेरी तलवार के प्रत्येक झटके के साथ एक ऐसा कौशल आया जिसके बारे में मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसका उपयोग करूंगा। सुलगती तलवार का प्रहार जिसने पहले से ही विनाशकारी तलवार को नुकसान की एक और परत जोड़ दी। मैं एक पल में दूर चला गया क्योंकि अन्य 4 जानवरों के हमले उस स्थान पर हुए जहां मैं था।
संकट निवारण पूरी ताकत से काम कर रहा था, जिससे मुझे पता चल रहा था कि वे सभी कहाँ से आ रहे थे। इंस्टेंट ट्रांसफर का बार बार इस्तेमाल किया गया क्योंकि मैं आर्कटिक वुल्फ की ओर चमक रहा था, जिससे घातक बर्फ की किरण रुक गई जो एक बार फिर से बाहर निकलने वाली थी। मैंने एक और कौशल का इस्तेमाल किया जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने बूस्टेड फिजिकल डैमेज की पूरी ताकत से भेड़िए के चेहरे पर प्रहार करने का मौका मिलेगा, जिसे मैंने रनकेस्ट शील्ड स्लैम का इस्तेमाल करके प्राप्त किया था और कुछ समय पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। धमाका! इस हमले की गूंज इतनी तेज थी कि भेड़िए के मुंह से कुछ दांत टूट गए और वह खून से लथपथ हो गया। भ्रष्ट तलवार संत का अवतार की शारीरिक क्षति और गति में वृद्धि हंसी की बात नहीं थी। मैं लगातार ट्रीगल आर्चर की आंखों को बदलते हुए पूरे युद्ध क्षेत्र को देख रहा था। जब मैंने देखा कि मेरे स्थान पर फिर से हमले हो रहे हैं, इस बार सम्राट पेंगुइन मेरे ठीक ऊपर चमक रहा था और अपने चौड़े पंखों से घातक हमला कर रहा था। अन्य 3 जानवर अपने हमले करने के लिए स्थान के पास पहुंचे, तभी मैंने मुस्कुराया और एक बार फिर से दूर चला गया। उनके हमले केवल हवा से ही हुए, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि एक विशाल हिमखंड उस स्थान से टकराया जहां से मैं अभी अभी निकला हूँ। धमाका! टक्कर के कारण जानवर भ्रमित हो गए और उनकी गति कम हो गई क्योंकि उनमें से कुछ पर नुकीले हिमनद भाले चुभ गए और वे उठने ही वाले थे कि 30 मीटर हिमखंड की छाया फिर से दिखाई दी। सम्राट पेंगुइन के शरीर से एक धुंधली चांदी जैसी रोशनी निकली और एक चीख निकली, जिससे आसपास के जानवर ढक गए और एक पल में ही उन्हें दूर ले गए। धमाका! हिमखंड एक बदकिस्मत सफेद मांबा पर गिर गया, जो पेंगुइन के काफी करीब नहीं था। उन्हें संभलने का कोई समय दिए बिना बड़े सफेद सांप ने टूटे हुए हिमनद के टुकड़ों के ऊपर केवल दबाव महसूस किया। एक जहरीली सांस प्लेग वाहक के मुंह से उसकी ओर नीचे की ओर आई। युद्ध बहुत तेज गति से चल रहा था, क्योंकि मैंने ये सुनिश्चित करने के लिए काम किया कि बर्फीले मैदान पर इधर उधर घूमते समय मुझे कोई समय न दिया जाए। विचार त्वरण पूरी क्षमता से चल रहा था, क्योंकि मेरा सफेद फर वाला शरीर जहरीले और घायल सफेद मांबा की ओर तेजी से बढ़ रहा था और विनाशकारी बर्फ तत्वों से युक्त ब्लेड ने उसके भ्रमित सिर को ऊपर से नीचे तक छेद दिया। स्क्वेलिच! एक भयानक आवाज निकली जब ब्लेड ने जानवर के सिर को चीर दिया। फ्रीजिंग टच मांसपेशियों और मस्तिष्क के पूरे हिस्से में फैल गया और उसे तुरंत खत्म कर दिया। मैंने बड़ा ब्लेड निकाला और सीधा खड़ा हो गया, दूर से बचे हुए 4 जानवरों को देख रहा था। मेरे स्टोरेज पाउच में पहले से ही प्रकाश की एक घनी सुगंध उड़ रही थी। एक जानवर मर चुका था। मेरा अगला लक्ष्य हिम तेंदुआ था, जो मेरे सामने आने वाले हर बिंदु पर हवा और बर्फ के ब्लेड का मिश्रण जैसा कुछ फेंक रहा था। वे दांतेदार अर्धचंद्राकार ब्लेड के रूप में दिखाई दिए जो प्रभाव में फट गए। मैं तुरंत उसके स्थान पर पहुंच गया क्योंकि मेरी तलवार ने उसके ठीक सामने दिखाई देने वाले बर्फीले ब्लेड को विक्षेपित कर दिया। प्लेग बियरर मेरे पीछे 3 अन्य जानवरों को रोकते हुए टुकड़े टुकड़े हो रहा था। जल्दी जहर की बौछार में फट गया जिसने आसपास की हर चीज को छिड़क दिया। अगले सेकंड में ये फिर से पूरी तरह से बुलाया गया क्योंकि मैंने अपने सामने तेंदुए पर और भी तेजी से वार करना जारी रखा। विनाशकारी बर्फ तत्वों के तूफान के कारण इसकी सारी बच निकलना बेकार हो गया। हर वार के साथ यह और भी ज्यादा घायल हो रहा था। जब ऐसा लगा कि यह अपना आखिरी प्रयास कर रहा है और एक हरी बत्ती ने इसे घेर लिया, तो इन्फीबल का इस्तेमाल किया गया और क्षणिक देरी ही वह सब थी जिसकी मुझे जरूरत थी। हड्डी के भाले फेंके गए क्योंकि 10 से ज्यादा बेहद बड़े भाले स्पंदित काली ऊर्जा छोड़ते हुए जानवर की ओर बढ़े। इसके पीछे कई दरारें भी दिखाई दी क्योंकि आग और बिजली पीछे से इसे छेद रही थी और मेरी तलवार सामने से नीचे आ रही थी। धमाका! जब दूसरा जानवर गिरा तो केवल एक कराहने की आवाज सुनाई दी, जिसका सार एक बार फिर मेरी थैली में भर गया। सम्राट पेंगुइन कुछ देर बाद प्रकट हुआ। जब उसके पंख फिर से बाहर निकले, उस पर एकत्रित घातक प्रकाश मेरे विशाल शरीर को थोड़ा घायल करने में सक्षम था, जो ढेर सारे कौशलों से युक्त था। मैंने देखा कि अन्य 2 जानवर मेरे प्लेग बियरर से उलझ रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें व्यस्त रखने के लिए बस एक और आइसबर्ग उनके रास्ते में भेजा। मेरे समन और जानवर दोनों ही टूट गए। समन के फटने के तुरंत बाद दर्द बढ़ गया और कुछ सेकंड में ये फिर से बिल्कुल नया हो गया। जब हम तेज गति से घूम रहे थे तो मेरी जमी हुई तलवार पेंगुइन के वार से टकरा रही थी। हर वार इतना घातक था कि आसपास के परिदृश्य को काट डाला और पीछे जमे हुए परिदृश्य को फिर से बना दिया, क्योंकि पेंगुइन मेरे आसपास कई बार गायब और फिर से प्रकट हुआ। उसके द्वारा किया गया कोई भी वार लगातार सक्रिय सेंस रिटर्न द्वारा तुरंत बंद कर दिया जाता था। लड़ाई इसी तरह जारी रही जबकि 2 अन्य बचे हुए जानवर आर्कटिक वुल्फ और वुड फ्रॉग जमे हुए ग्लेशियरों से बाहर निकल आए। जो दृश्य उनके सामने आया उससे वे और भी निराश हो गए, क्योंकि प्लेग बियरर ठीक ऊपर एक और जहरीली सांस तैयार कर रहा था, जबकि उनके पास मृत एपिक जानवरों के 2 शरीर थे जो फिर से हिल रहे थे। उनकी आंखें खाली थीं और शरीर हरे रंग की घातक छाया में थे। सम्राट पेंगुइन फिर से चिल्लाया क्योंकि उसने इस हारी हुई लड़ाई और उन हमलों को देखा जो बहुत प्रभावी नहीं थे
उसका पूरा शरीर एक चांदी की रोशनी चमक रहा था जो एक खिलते हुए फूल के आकार में बन गया और हमारे बीच फट गया। धमाका। ये प्रभाव लगभग उसी समय हुआ जब पहले 2 मारे गए जानवरों की चलती लाशें आर्कटिक वुल्फ और वुड फ्रॉग के चारों ओर लिपट गईं। महाकाव्य जानवरों के विस्फोट ने पहले से ही घायल लोगों को उनकी मौत के लिए ले लिया। बर्फीले युद्ध क्षेत्र में सन्नाटा छा गया जब सम्राट पेंगुइन आसमान के ऊपर दिखाई दिया जहां जहरीला विस्फोट हुआ था। यह एकमात्र बचा हुआ था। मेरे विशाल अवतार के आकाश में तैरते हुए उसके शरीर पर कई तरह की चोटें उभर आईं। मेरा अवतार जो फर से भरा हुआ था और किसी क्रूर जानवर जैसा दिख रहा था, चलते समय ठंडी हवा का एक निशान छोड़ रहा था। सम्राट पेंगुइन के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी क्योंकि वह अनिच्छा से मेरी ओर देख रहा था। उसका शरीर उस चांदी की रोशनी से चमक रहा था क्योंकि वो पूरी गति से मेरी ओर दौड़ रहा था। मेरे चारों ओर बर्फ का विनाशकारी तूफान भड़क उठा जब मैंने ढाल को हटा दिया और अपने दोनों हाथों से लंबे ब्लेड को पकड़ लिया। अवतार के साथ आया डार्क स्लेयर स्वॉर्ड स्टाइल सक्रिय था क्योंकि मैंने ब्लेड को एक सुंदर ड्राइंग स्टांस में पकड़ रखा था। मेरे बगल में जहरीला समन दिखाई दिया और साथ ही मेरे पीछे कई दरारें खुल गईं। दुष्ट ऊर्जाओं से भरे हड्डियों के भाले भी बड़े पैमाने पर दिखाई दिए जो कि भागते हुए सम्राट पेंगुइन की चांदी जैसी आकृति के लिए पूरी तरह से तैयार थे। ये क्षण भर का झटका था, लेकिन प्रभाव से चारों ओर चकाचौंध करने वाली रोशनी फैल गई। धमाका। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 107। कुछ अद्भुत। चारों ओर शांति छा गई और शांति लौट आई। 1 बनाम 5 की लड़ाई सम्राट पेंगुइन की मौत के साथ ही रुक गई। गड़गड़ाहट के साथ जंगली ऊर्जाएं उड़ने लगी। मेरे सामने सुनहरी रोशनी प्रकट होने लगी और कुछ बनने लगा। इस सुनहरी रोशनी के अलावा मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे और किसी ऐसी चीज के बीच एक कनेक्शन बन रहा है जिसे मैं अभी तक समझ नहीं पाया था। जब कनेक्शन स्थापित होने की प्रक्रिया में था तो मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा जानकारी भर गई और ऐसा दृश्य दोहराया गया जैसे कि जब मैंने इस दुनिया में पहली बार एक कालकोठरी को साफ किया था। जानकारी की सघन मात्रा को जल्दी ही पठनीय रूप में बदल दिया गया, जो एक कौशल बन गया जो जल्द ही मेरे पैनल में दिखाई दिया। कौशल में लिखा था आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन। बहुत सी चीजें एक साथ हो रही थीं क्योंकि मुझे लगा कि कनेक्शन और भी गहरा हो गया है। मेरे आसपास का सार जो भड़क रहा था धीरे धीरे शांत हो रहा था। जब सब कुछ खत्म हो गया तो मैंने पाया कि मैं सांस लेने में कठिनाई महसूस कर रहा था क्योंकि मुझे कनेक्शन की पहचान का एहसास हुआ। मैं कुछ शानदार चीज की धड़कन को महसूस कर सकता था जो मेरे साथ प्रतिध्वनित हो रही थी। यह आध्यात्मिक भूमि थी। मेरा आश्चर्य और भी बढ़ता गया क्योंकि मेरे सामने चमकती हुई सुनहरी रोशनी एक प्राचीन दिखने वाले सुनहरे पत्थर में तब्दील हो गई। इसमें कुछ दरारें और दरारें थीं, लेकिन ये हवा में प्रभावशाली ढंग से तैर रहा था। यह अब तक का सबसे बड़ा कोर था जिसे मैंने देखा था, और जैसे ही मैंने इसकी पहचान की मेरी हृदय गति बढ़ गई। वृद्ध पौराणिक कोर। मैंने बिना समय बर्बाद किए जल्दी से इस विशाल कोर को पकड़ लिया और देखा कि कैसे चकाचौंध करने वाली रोशनी मेरे भंडारण थैली में प्रवाहित हो रही है और एक सुनहरी कौशल पुस्तक और कुछ छोटे कोर में परिवर्तित हो रही है। इन कोर और गोल्डन स्किल बुक के अलावा कुछ अन्य स्किल बुक और आइटम थे जो मुझे 5 जानवरों की मौत से मिले थे। मैं उन्हें वहीं देखने की योजना बना रहा था जब मुझे एक संकेत मिला कि मुझे अगले कुछ सेकंड में इस ट्रायल स्पेस से ले जाया जाएगा। दृश्य फिर से बदल गया जब मैं उस सपाट बर्फीले परिदृश्य में वापस आया जहां पारदर्शी महिला और महाकाव्य जानवर थे। मैंने देखा कि जिस सुनहरे दरवाजे को मैंने पहले परीक्षण शुरू करने के लिए छुआ था वो धीरे धीरे फीका पड़ गया क्योंकि बर्फीले सफेद पौधे हमारे आसपास उगने लगे। परिदृश्य फिर से बदल गया। इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि मुझे पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी एक मधुर आवाज गूंजी, हाँ, आध्यात्मिक भूमि का स्वामी बनने वाला पहला मानव मेरे हाथों से प्रकट हुआ है। अच्छा, उसके शब्दों ने पुष्टि की कि जो कुछ हो रहा था वह सच था क्योंकि मैंने अपने और इस तैरते हुए भूभाग के बीच जो संबंध महसूस किया उसके बारे में सोचा। ऐसा लगा जैसे यहाँ की हर चीज पर मेरा बहुत ज्यादा प्रभाव था, जिससे मैं पूरी तरह से हिल गया और हैरान हो गया। मैंने आसपास के कई महाकाव्य जानवरों की ओर देखा। सम्राट पेंगुइन और अन्य एक बार फिर दिखाई दिए, हालांकि उनके चेहरे राख से धुंधले थे और अत्यधिक कमजोरी दिखा रहे थे। परीक्षण स्थल वास्तव में एक कालकोठरी जैसा कुछ था जिसमें हमारे मूल निवासी वे थे जिन्हें भेजा गया था। इसलिए जब ये जानवर वहां मरे तो उन्हें वास्तविक मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ा। मैं इस पर मुस्कुराया और मेरे दिमाग में कई विचार घूम रहे थे। मेरी नज़र अपनी ओर पड़ते देख जानवर अनिच्छा से घुटनों के बल बैठ गए और झुककर भारी आवाज में बोलने लगे, हम आध्यात्मिक भूमि स्वामी का अभिवादन करते हैं। मेरे चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी क्योंकि मैं इस अद्भुत स्थिति के बारे में सोच रहा था। मैंने अपना ध्यान उस महिला की आकृति पर लगाया और कहा, सारी मदद के लिए धन्यवाद। ये सब वास्तव में आप ही थे।
आपने वो परीक्षा पास कर ली जो इस पीढ़ी के कई जानवर नहीं कर पाए और दिखाया कि आप उसी स्तर के लोगों के लिए कैसे श्रेष्ठ हैं। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि जब आप पूरी तरह से महान पद पर पहुंच जाएंगे तो आपका प्रदर्शन कैसा होगा। जहाँ तक इस आध्यात्मिक भूमि का सवाल है, ये बहुत जटिल है और इसे ठीक से प्रबंधित करने के तरीके को समझने में आपको कुछ सप्ताह लग सकते हैं। मैं आपको अभी बता दूं कि यदि आप इसका सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आपको मिलने वाले लाभ असीम होंगे। जैसे जैसे उसके शब्द गूंजते गए, महिला का स्वरूप धीरे धीरे धुंधलाता गया। यदि आप उत्तर दिशा में आगे बढ़ रहे दानव राजा के साथ युद्ध में सफलतापूर्वक सफल हो जाते हैं तो पौराणिक फीनिक्स साम्राज्य की ओर बढ़ें। हम वहां मौजूद दानव बलों के साथ युद्ध के खिलाफ उस स्तर के पावर हाउस का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, उसका शरीर अदृश्य हो गया, लेकिन इससे पहले कि मैं एक आखिरी बात सुन पाता। ओह, और इन जानवरों के साथ दयालुता से पेश आओ। वे आपकी आध्यात्मिक भूमि को उन्नत करने की कुंजी हैं। जब मैंने चारों ओर बदलते परिवेश को देखा तो उसकी उपस्थिति पूरी तरह से गायब हो चुकी थी, जहां चारों ओर रंग बिरंगी सफेद घास फैल गई थी और प्रकाश ने उस आध्यात्मिक भूमि के केंद्र को रोशन करना शुरू कर दिया था जिसमें हम थे। मैं महाकाव्य जानवरों और पौराणिक कोर की मृत्यु से प्राप्त कौशल की जांच करने के लिए उत्साहित था, लेकिन जिस कौशल ने मुझे अपनी पहचान कभी नहीं बताने वाले व्यक्ति के गायब होने के बाद सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया, वह आध्यात्मिक भूमि के प्रबंधन का कौशल था। मैंने उस कौशल की तलाश की जो इस बार सबसे अधिक आश्चर्य को समेटे हुए था, क्योंकि जब मैंने उस पर ध्यान केंद्रित किया तो एक बड़ा पैनल दिखाई दिया। आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन, जमे हुए पठार 2 जानवर FXXX AXXX D19430 C6943 B2876 A341 S68 एपिक -15। पौधे सफेद फॉल के पेड़, रोपण के लिए उपलब्ध स्नोवाइन सेक्रेड राय। विशेषताएं आकार विनियमन, अनलॉक आंदोलन, अनलॉक एंका, अनलॉक परिवेश को बढ़ावा देना, लॉक वास्तुकला, लॉक जमे हुए अवरोध, लॉक आक्रामक युद्धाभ्यास, लॉक @ ईमेल प्रोटेक्टेड प्रतिशत, लॉक समय फैलाव, लॉक ईमेल प्रोटेक्टेड $, लॉक अपग्रेड शर्तें पूरी नहीं हुई %, यह जब मैंने इस कौशल को देखा तो मुझे ये भी नहीं पता था कि शुरुआत कहाँ से करनी है। इसे वास्तव में एक अद्वितीय कौशल के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन ये सबसे बड़ा आश्चर्य नहीं था। मैं कौशल के नीचे सभी कार्यों को देख रहा था जो इतने अद्भुत लग रहे थे कि उन्हें समझना भी मुश्किल था। मैंने इस टियर 2 आध्यात्मिक भूमि का नाम जमे हुए पठार के रूप में पुष्टि की, और इसके नीचे मैंने जो चीजें देखी उनसे मेरा दिल पागल हो गया। बड़ी संख्या में जानवरों की भीड़ दिखाई गई, साथ ही कई अन्य कार्य भी थे जिनके लिए मुझे अभ्यस्त होने में कुछ समय बिताना होगा। अभी गई शक्तिशाली महिला ने बताया था कि आध्यात्मिक भूमि का प्रबंधन करना एक कठिन काम होगा, लेकिन जब मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि मैं इस नए प्राप्त अद्वितीय कौशल के साथ क्या कर सकता हूँ, संभावनाएं और चीजें जो मुझे अभी तक सीखनी थीं, वे मेरे सामने अंतहीन रूप से खुल गईं। लेकिन उन्हें इंतजार करना होगा क्योंकि मुझे युद्ध के मैदान में जल्दी जाना था जो जमे हुए साम्राज्य के भाग्य का फैसला करेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेतना की एक धारा तेजी से आसमान को चीरती हुई हजारों मील दूर अपने मुख्य शरीर में लौट रही थी। यह बादलों को चीरती हुई एक काल्पनिक तैरती हुई भूमि के पास पहुंची जो स्वर्ग जैसी लग रही थी। चेतना की धारा शीघ्र ही एक विशाल व्यक्ति के मुख्य शरीर में समाहित हो गई जो लाल बादलों के विस्तार में तैर रहा था। जानवर की पीली आंखें खुली हुई थीं और एक शानदार सुनहरी चोंच खतरनाक ढंग से चमक रही थी। जानवर के ऊपर उठते ही लंबे और पतले ज्वलंत पंख पूरी ताकत से फैले हुए थे। शरीर चमकती हुई सुनहरी लपटों से घिरा हुआ लग रहा था, जैसे कि एक राजसी इंपीरियल फीनिक्स दिखाई दे रहा हो। उसने उत्तर की ओर देखा, जहां कुछ दिलचस्प हुआ था, लेकिन जल्द ही उसका ध्यान दूसरी बातों की ओर चला गया। उसने वह सब कर लिया था जो जरूरी था, और अब सब कुछ उनके अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। विशाल पिंड पलक झपकते ही गायब हो गया, क्योंकि वह स्वर्गीय तैरती आध्यात्मिक भूमि से नीचे एक और बहुत बड़ी तैरती हुई भूमि की ओर गोता लगा रहा था, जहां उत्कृष्ट वास्तुकला नंगी आंखों से दिखाई दे रही थी। शक्तिशाली इंपीरियल फीनिक्स का दिमाग अब पौराणिक फीनिक्स साम्राज्य के आसपास के कई दानव सेनाओं की गतिविधियों के संदेशों से भरा हुआ था। अब इस आधिपत्य के दिमाग में बस यही विचार घूम रहा था, 7 घातक पापों में से एक परम कौशल का धारक। चलो देखते हैं कि तुम मेरी कभी ना खत्म होने वाली लपटों के सामने कैसे टिकोगे। समय आगे बढ़ता रहा, उसके साथ कई टुकड़े भी आगे बढ़ते रहे। कई आधिपत्य अपने अपने युद्ध लड़ रहे थे जो पूरे देश में फैले हुए थे। उनकी लड़ाइयों, दुखद संघर्षों और भरपूर जीत की चमक जारी रही, क्योंकि उनमें से किसी ने भी अंधेरे में कुछ ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 108 आधिपत्य का प्रतीक। 108 हेजेमनी का सिगिल।
मैंने बलपूर्वक अपना ध्यान नए प्रकट हुए अद्वितीय कौशल से हटा लिया और हाल ही में हुई लड़ाई की लूट पर ध्यान दिया, विशेष रूप से उस मुकदमे को पास करने के इनाम पर जिसने मुझे आध्यात्मिक भूमि का स्वामित्व भी प्रदान किया। सबसे पहले मैंने परीक्षण के अंतिम चरण में प्राप्त एपिक कौशल और वस्तुओं पर ध्यान दिया, जिससे मेरे संग्रह में 3 नए कौशल और 2 वस्तुएं जुड़ गईं। ये वस्तुएं एक शानदार कवच थीं जिन्हें अनशेटेड चैरिटी कहा जाता था और शानदार ढंग से जड़े हुए जूते जिन्हें टाइग्राई रूट्स कहा जाता था। कौशल और भी शानदार थे। लेस देन नल ग्रेटर देन टेलीपोर्ट अंतरिक्ष आपके नियंत्रण में खुलने लगता है। 3 टेलीपोर्ट पॉइंट 0/3 सेट कर सकते हैं। खुद को या दूसरों को किसी भी दृश्यमान स्थान या पहले से सेट किए गए टेलीपोर्ट पॉइंट पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं। ये कौशल सम्राट पेंगुइन के स्रोत से आया था और यह एक ऐसा कौशल था जिसके बारे में मुझे पता था कि यह मेरा सर्वकालिक पसंदीदा होगा क्योंकि मैं बहुत घूमता रहता था। अन्य 2 भी उतने ही अद्भुत थे। लेस देन नल ग्रेटर देन जीवन चुराना आपके दुश्मनों को पहुंचाई गई क्षति के एक हिस्से के आधार पर आपका स्वास्थ्य बहाल हो जाता है। लेस देन नल ग्रेटर देन आर्कटिक सांस बर्फीली सांस के कारण ठंडे शरीर रह जाते हैं, जो जिस चीज को छूती है उसे जमा देती है। सभी नए प्राप्त एपिक कौशल इतने शानदार दिख रहे थे कि मैं उन्हें मैदान में परखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। खासकर टेलीपोर्ट और आर्कटिक ब्रीथ, ऐसा लग रहा था कि मुझे इन दोनों के साथ बहुत मजा आएगा। इसके बाद इस पूरे आयोजन का एक मुख्य खजाना था, विशाल कोर, जो एक महान कौशल पुस्तक और कुछ कोर में टूट गया। मैंने कौशल के विवरण को देखा और यह मुझे अचंभित कर गया। लेस देन नल ग्रेटर देन हेजेमनी का प्रतीक, एक अत्यधिक सुरक्षात्मक प्रतीक, आपके चारों ओर 30 मीटर की दूरी तक खुद को स्थापित करता है, जो आपको और आपके सहयोगियों को सशक्त बनाता है जबकि आपके दुश्मनों को 30 सेकंड के लिए बाधित करता है। रूनिक बलों को फिर से सक्रिय करने से पहले 30 सेकंड की आवश्यकता होती है। सक्रिय होने पर किए गए सभी नुकसान का आधा हिस्सा अवशोषित करता है। जोर 200% कास्टिंग और अटैक स्पीड। जोर 200% सिगिल में दुश्मनों को नुकसान। जोर 200% स्पीड -50% दुश्मन तत्व प्रतिरोध -50% दुश्मन की गति। मैंने कौशल विवरण को 2 बार फिर से पढ़ा क्योंकि मैंने स्टुपफैक्शन में कौशल सीखा था। यह एक महान कौशल था जो भारी क्षति को बढ़ावा देता था, सभी नुकसानों में से आधे से अधिक को अवशोषित करता था और साथ ही साथ दुश्मन को कमजोर करने का काम भी करता था। यह इतना घातक कौशल था कि इसने मुझे अपने सामने घुटने टेकते हुए कमजोर जानवरों पर इसका परीक्षण करने के लिए प्रेरित किया। एकमात्र चीज जो थोड़ी सी कमी थी वो ये थी कि इसे हर समय सक्रिय नहीं रखा जा सकता था। कौशल से गुजरने के सुखद झटके के बाद मैंने आध्यात्मिक भूमि के साथ संबंध को देखा और अब से मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। इस खजाने से जुड़ी हर चीज का 1% समझने के लिए मेरे पास बहुत सारी जानकारी थी, लेकिन कुछ चीजों में से एक जो मैं समझ पाया वह ये थी कि यहाँ के जानवर उस मास्टर के प्रति आज्ञाकारिता दिखाते थे जिसने उस आध्यात्मिक भूमि पर नियंत्रण प्राप्त किया था जिसमें वे पैदा हुए थे। बाकी सभी चीजों को सुझाने में मुझे काफी समय लगाना पड़ता, इसलिए मैंने अद्वितीय कौशल आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन का सहारा लिया क्योंकि मैं फ्रोजन किंगडम की ओर वापस जाने के लिए तैयार था। लेस देन नल ग्रेटर देन आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन। जमे हुए पठार 2 जानवर FXXX AXXX D19430 C6943 B2876 A341 S68 एपिक -15। पौधे सफेद फॉल के पेड़। रोपण के लिए उपलब्ध स्नोवाइन सेक्रेड राय। विशेषताएं आकार विनियमन, अनलॉक आंदोलन, अनलॉक लंगर, अनलॉक परिवेश को बढ़ावा देना, लॉक वास्तुकला, लॉक जमे हुए अवरोध, लॉक आक्रामक युद्धाभ्यास, लॉक $8 लॉक समय फैलाव, लॉक $8 लॉक। अपग्रेड शर्तें पूरी नहीं हुई। $8% इसने आध्यात्मिक भूमि पर वर्तमान में मौजूद सभी बड़ी संख्या में जानवरों को दिखाया जिसे जमे हुए पठार कहा जाता था। साथ ही इस भूमि की सतह पर मैंने लंबे सफेद पेड़ों को देखा। मैंने फीचर्स के अनुभाग पर ध्यान केंद्रित किया। लेस देन नल ग्रेटर देन आकार विनियमन। अनलॉक आध्यात्मिक भूमि का आकार तब तक बदल सकता है जब तक बड़ी कीमत चुकाई जाती है। लेस देन नल ग्रेटर देन आंदोलन। अनलॉक सामान्य कानूनों की अवहेलना करें और आध्यात्मिक भूमि को अपने इच्छित स्थान पर जाने की अनुमति दें। लेस देन नल ग्रेटर देन एन का अनलॉक आध्यात्मिक भूमि जहां भी आप इसे रखने का फैसला करेंगे वह दृढ़ रहेगी। वर्तमान में अनलॉक की गई 3 विशेषताएं काफी पागलपन भरी थीं और मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था कि मैं उसके बाद अगले वाले को कैसे अनलॉक कर सकता हूँ। मैंने घुटने टेकते हुए एपिक जानवरों को देखा क्योंकि मेरे फिगर ने मेरे शरीर पर सभी नए एपिक आइटम सुसज्जित किए थे। अभिमानी सम्राट पेंगुइन अभी भी अनिच्छा से सबसे आगे घुटने टेक रहा था जब मैंने पूछा, आप सभी इस समय कितनी शक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं? जिन लोगों ने परीक्षण में भाग लिया था उनके लिए हमारे पास आधी से भी कम शक्ति बची है। हमें अपने चरम पर लौटने से पहले कम कुछ सप्ताह की आवश्यकता होगी।
सम्राट पेंगुइन ने भारी आवाज में जवाब देते हुए अपनी चिकनी चमकदार चोंच को नीचे रखा। मैंने आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन के पैनल पर दिखाई देने वाले जानवरों की बड़ी संख्या को देखा और मेरे मन में कई विचार आए। अगर मैं ऐसा चुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैंने कौशल की निरंतर आपूर्ति प्राप्त कर ली है जिसमें से मैं चुन सकता हूँ। दूसरी तरफ ये था कि मुझे कई जानवरों की एक शक्तिशाली सेना मिली थी जिसे मैं विकसित कर सकता था। इस आध्यात्मिक भूमि में और अधिक महाकाव्य जानवर पैदा हो सकते हैं, साथ ही भविष्य में वर्तमान जानवरों को पौराणिक ज्ञान क्या उससे भी आगे तक अपग्रेड करने की संभावनाएं हैं। जब मैं आध्यात्मिक भूमि के स्तरों और उन्हें अपग्रेड करने के तरीके के बारे में अधिक जानूंगा। मेरी आकृति भूमिगत स्थान से गायब हो गई जहां सबसे शक्तिशाली जानवर थे, क्योंकि मैं बाहरी दुनिया के आसमान में दिखाई दिया। मेरे नीचे जमे हुए पठार भव्य रूप से तैर रहे थे। कई भव्य व्हाइटफॉल ट्री चारों ओर दिखाई दे रहे थे क्योंकि भूमि पर निचले दर्जे के जानवर आसमान में मेरी आकृति को देख रहे थे। ओह, कई जानवरों की आवाजें गूंज उठी, जैसे उन्हें लगा कि आध्यात्मिक भूमि का नया मालिक हवा में दिखाई दे रहा है। मैंने अपने नीचे चमकती बर्फीली भूमि के भव्य दृश्य को देखा जब मैंने ध्यान केंद्रित किया और पहली बार आकार विनियमन का उपयोग किया। तैरता हुआ भूभाग कांप उठा क्योंकि नीली रोशनी उसे ढकने के लिए फैल गई और मैंने देखा कि यह अपने बड़े आकार से सिकुड़कर छोटा होता जा रहा है। मैं कई बार उस सार की जबरदस्त मात्रा महसूस कर सकता था जो मैं आमतौर पर एपिक कौशल को कास्ट करने के लिए इस्तेमाल करता था, जो लगातार साइज रेगुलेशन की सक्रिय सुविधा की ओर बढ़ रहा था। ऊर्जा के भंडार जो केंद्र की ओर संघनित होते रहे, उनका उपयोग आध्यात्मिक भूमि के रखरखाव और विकास के लिए किया जाता रहा तथा मैं इसे प्रभावित करने के लिए अद्वितीय कौशल के अंतर्गत सूचीबद्ध विशेषताओं का उपयोग करने के लिए आवश्यक मन प्रदान करता रहा। मुझे शक्तिशाली महिला के शब्द याद आ गए कि आध्यात्मिक भूमि की देखभाल करने का कर कितना जटिल होगा, और जब मैंने कौशल की एक विशेषता आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन के माध्यम से मेरे नीचे की भूमि को लगातार सिकुड़ते हुए देखा तो मैं मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि मुझे शायद एक और पागल कौशल मिल गया है जो किसी भी तरह से मानदंडों के अनुरूप नहीं है। इसे सिकुड़ते हुए देखते हुए मैंने आंदोलन के कार्य को भी सक्रिय किया और देखा कि भूमि लगातार सिकुड़ती जा रही है जब तक कि यह अंततः मेरे हाथों की हथेली में समा नहीं गई। आध्यात्मिक भूमि जो एक पूरे शहर से बड़ी थी, मेरे हाथ की हथेली में समा गई। मैं उन शानदार चीजों से चकित होता रहा जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे संभव हैं। इस अद्भुत बीस्ट वर्ल्ड में मेरे लिए और क्या हो सकता है। हम अगले 2 सप्ताह के लिए एक मिनी इवेंट आयोजित कर रहे हैं जहां विजेता को हमारे एमसी के लिए अपना अद्भुत कौशल डिजाइन करने का अधिकार मिलेगा, साथ ही भविष्य के चरित्र के लिए नाम भी तय करने का अधिकार मिलेगा। लगभग सभी लोग पहले से ही योग्य हैं, लेकिन 2 सप्ताह के अंत में 19 जून शीर्ष प्रशंसक को यह विशेषाधिकार मिलेगा। मैं एक अद्भुत कौशल के निर्माण की आशा करता हूँ, बस ये सुनिश्चित करें कि ये दुनिया को हिला देने वाला न हो। ऐसा लग रहा है कि आज कुछ समय बाद हम 4000 पावर स्टोन्स पार कर लेंगे, इसलिए हम कल 4 अध्याय जारी कर रहे हैं। 4000 पत्थर इक्वल्स टू अतिरिक्त अध्याय, 6000 पत्थर इक्वल्स 4 अतिरिक्त अध्याय। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 109 अप्रत्याशित संयोजन। अपने हाथों में पकड़े हुए छोटे से तैरते हुए भूभाग को देखकर आश्चर्यचकित होने के बाद मैंने तीसरा फंक्शन इस्तेमाल किया जो कि अनलॉक था। एंकर का इस्तेमाल किया गया क्योंकि मैंने फिर से एक आदेश भेजा, बहुत ज्यादा मैंने खर्च किया और देखा कि आध्यात्मिक भूमि मेरे एपिक कवच के दाईं ओर चिपक गई। मैं आसमान में इधर उधर घूमता रहा और देखा कि आध्यात्मिक भूमि में कोई हलचल या समस्या नहीं हुई। मैंने पहली बार टेलीपोर्ट का इस्तेमाल किया और देखा कि कैसे एक चांदी जैसी रोशनी मेरे चारों ओर फैल गई, मेरी आकृति गायब हो गई और कुछ मील दूर दिखाई दी। फिर भी कोई समस्या नहीं हुई। मैं इस अद्भुत दृश्य को देखकर हंसा जब मैं टेलीपोर्ट का परीक्षण करते हुए सिकुड़ी हुई आध्यात्मिक भूमि को अपने साथ जमे हुए राज्य की ओर ले जा रहा था। राज्य की सेनाओं को पहले ही बाहर निकल जाना चाहिए था और मुझे नहीं पता था कि वे दानव सेना से भिड़ गए थे या नहीं। मैं जमी हुई मैदानी इलाकों में तेज गति से आगे बढ़ा जब तक कि राज्यों की भारी हथियारों से लैस किले की दीवारें मेरे सामने नहीं आ गईं। कुछ ही समय बाद मैं अपने सामान्य गुप्त कौशल सक्रिय करके बर्फीली चोटी पर पहुंच गया, साथ ही चूहा राजा का मुखौटा जो मेरी आभा और आकृति को छिपाने का एक और कार्य प्रदान करता था। बर्फीली चोटी पर काफी अधिक पहरेदार थे क्योंकि ज्यादातर इंसान और कुछ जानवर इधर उधर घूमते रहते थे। मैंने राजकुमारी को उसी मनो की छत पर पाया और किसी तरह उसे भी पता चल गया कि मैं आ गया हूँ, क्योंकि उसका घूंघट वाला चेहरा आसमान की ओर मुड़ा हुआ था जहां मैं था। मैं घूंघट से मुस्कान महसूस कर सकता था जब राजकुमारी बंद दरवाजों की ओर चली गई और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। जब उसने मुझसे निजी तौर पर बात करना शुरू किया तो मैंने जो अपडेट सुने वे कम से कम कहने के लिए बहुत बड़े थे। ये चर्चा इसलिए हो रही थी क्योंकि मैंने एपिक कोर को आत्मसात करने तथा हाल ही में प्राप्त किए गए लेजेंडरी कोर पर काम शुरू करने में भी समय लगाया था।
अगर वे पहले से ही नहीं थे तो फ्रोजन किंगडम की सेनाएं जल्द ही आपस में भिड़ जाएंगी और मुझे बहुत ज्यादा हताहत होने से पहले ही उनके साथ शामिल होने के लिए तेजी से आगे बढ़ना था। दूसरी बात जिसने मुझे सुखद आश्चर्यचकित किया वह ये तथ्य था कि यह राजकुमारी अब भविष्य की रानी थी। जब मैंने इसके निहितार्थों के बारे में सोचा तो मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मैं यहाँ बहुत अधिक समय नहीं बिताना चाहता था, जबकि अन्य लोग इस क्षण संघर्ष कर रहे थे। इसलिए वेलिन काउंटी और शैडो ड्यूकडम के बीच एकत्रित बलों के स्थान के बारे में जानने के बाद मैंने चर्चा को जल्दी ही समाप्त कर दिया, जबकि एडलेड के चेहरे पर बर्फीली झलक का आनंद ले रहा था जो शांति को दर्शा रही थी, लेकिन साथ ही मैं चिंता भी देख सकता था। मैं अपने आप को रोक न सका और उस नाजुक चेहरे की ओर हाथ बढ़ाया और नीले बालों को एक तरफ धकेल दिया, जिससे क्रिस्टल जैसा चेहरा पूरी तरह से मेरे सामने आ गया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे परिवार को सुरक्षित और स्वस्थ वापस लाऊंगा। मेरा हाथ उसके चेहरे से टकराने पर लड़की चकित लग रही थी और मैं टेलीपोर्ट के साथ लड़ाई की दिशा में भाग गया। मैंने पहले से ही फ्रोजन किंगडम को 3 टेलीपोर्ट पॉइंट्स में से एक के रूप में सेट किया था, जहां मैं वापस आ सकता था, चाहे मैं कितनी भी दूर क्यों ना हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं युद्ध के मैदान में था क्योंकि मैं राक्षसों के खिलाफ होने वाले संघर्ष के लिए खुद को तैयार कर रहा था। मैंने इस समय अपने लगातार बदलते विशेषता पैनल को देखा और एक अप्रत्याशित आश्चर्य से मिला। नोहा ओसमोंट व्यवसाय शिकारी, जीवन शक्ति 410, केंद्र शक्ति 418, कौशल SFEDC BA, उड़ान 100, तत्काल स्थानांतरण 100, दर्द प्रतिरोध 100, रिकॉर्डर 100, भाषा समझ 100, शेर की दहाड़ 23, जल अवरोध 100, PS 100, निष्पादक की गति 100, ऊष्मा स्रोत का बोध 100, मौन संचार -75, राजसी तीरंदाज की आंखें 100, रसोया 38, A+, आर्कटिक जोन 100, रिलीगेटर का भाला 23, अपरिवर्तनीय उत्थान 100, गूढ़ आवरण 100, भ्रम अवरोध 100, पेलारिन का आशीर्वाद -11, नरकीय बिजली का पीछा 1, S, घायलों की सुरक्षा 100, फ्लैश -79, जुझारूपन की आभा 88, दुर्बल -89, फीनिक्स एरो 1, शील्ड स्लाम 8, ऑब्फस्केशन -88, रक्षा का रून -88, ड्रैगन स्केल्स -88, नवोदित किसान 8, रिकोशेटिंग शील्ड 1, भालू की लड़ाई शैली 1, तीरंदाज का जुआ 1, शेर का दिल 76, स्पीडस्टर -76, सुलगती तलवार का प्रहार 25, मिट्टी के भले 1, विचार त्वरण 76, संकट निवारण 76, S जोड़, संत की वापसी 100, विनाश -95, प्लेग वाहक 100, महाकाव्य, भ्रष्ट तलवार संत का अवतार 38, हिमशल -25, पूर्ण 035, अस्थि भले 9, भालू सम्राट का फर्क 14, जीवन चोरी 1, टेलीपोर्ट -5, आर्कटिक सांस 1, पौराणिक, सिगिल ऑफ हेजेमनी 1, अद्वितीय, आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन, उपकरण 3XB स्टोरेज रिंग, ए स्टोरेज रिंग, एस स्टोरेज पाउच, एस वेल सूट, EPIC किंग्सलेयर, EPIC रैट किंग्स मास्क, EPIC प्रिज्मेटिक गार्जियन, EPIC इनशैटर्ड चैरिटी, EPIC टाइग्राई रूट्स। जिन कौशलों का मैं लगातार सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा था और कुछ जो हमेशा सक्रिय रहते थे, वे संयोजन के लिए आवश्यक दक्षता तक पहुंच चुके थे। अस्पष्ट आवरण और भ्रम की बाधा को जल्दी से संयोजित करके रैंक एस भ्रामक आवरण दिया गया। इसके बाद जो सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ वो ये था कि मैंने समन प्लेग बियर और सैंस रिटर्न के असंगत कौशलों को शामिल किया, जो कि बिल्कुल विपरीत होने चाहिए थे, और फिर भी कौशल संयोजन ने एक चमकदार नीली रोशनी चमकाई, जिसके ठीक बाद एक अप्रत्याशित उत्पाद सामने आया। समन होली ब्लाइट, एक ऐसा प्राणी जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। यह अपने और समनकर्ता के चारों ओर एक आभा छोड़ता है जो निरंतर उपचार प्रदान करता है, जबकि अपने दुश्मनों पर विनाशकारी और जहरीली विपत्तियां छोड़ता है। इसके औजारों में नॉक्सियस ब्रीथ, ज़ॉम्बी मास्टर और टू फेस्ड शामिल हैं। इस कौशल ने मुझे वेलिन काउंटी और शैडो ड्यूकडम की दिशा में अपने निरंतर टेलीपोर्टेशन को रोकने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि मैंने इसे और भी करीब से देखा। मैं जानवर को तुरंत बुलाने से खुद को रोक नहीं सका, ये देखने के लिए कि यह अब कितना पागल हो गया था, क्योंकि यह महाकाव्य था। पहले से दुगना बड़ा मेलाकाइट रूनिक चक्र अस्तित्व में आया, इस बार प्रचुर मात्रा में हरे रंग के साथ सोने के रंग जड़े हुए थे। इस नए समन का निर्माण भव्य था, क्योंकि जब प्रकाश कम हो गया तो एक और भी बड़ी राक्षसी आकृति बन गई जो अब 10 मीटर के करीब थी। अब यह एक विशालकाय हरे रंग का मानव जैसा लग रहा था, जिसके पूरे शरीर पर सोने के टैटू बने हुए थे। इसकी पीठ पर पंख अब चमकीले सुनहरे थे, जिनमें मोटी मांसपेशियां भरी हुई थीं जो हवा में खतरनाक तरीके से फड़फड़ा रही थीं। ओह, अपग्रेड के बाद पहली बार जब इसे छोड़ा गया तो इसने एक घातक शॉकवेव छोड़ी। इसने जो शक्ति तरंगे छोड़ी वो सम्राट पेंगुइन की चरम सीमा से भी कहीं ज्यादा थी। मुझे नहीं लगा कि मेरा उत्साह और बढ़ सकता है, लेकिन मैं इसके अतिरिक्त कौशल के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। इसके अलावा उन लोगों के बारे में भी जिनका नाम बदल गया था, लेकिन अभी भी कई और अतिरिक्त सुविधाओं के साथ समान कार्य थे।
मैंने इसे 2 चेहरे का उपयोग करने का आदेश भेजा और देखा कि मेरे सामने एक अद्भुत दृश्य खुल गया। लगभग 10 मीटर ऊंची हरी सुनहरी राक्षसी एक चमकदार रोशनी के साथ 2 मीटर तक सिकुड़ गई और परिणाम ऐसा था जैसे मैं दर्पण में देख रहा था। लंबे काले बाल और प्रकाश के सुनहरे पंखों वाली एक आकृति दिखाई दी जिसका चेहरा 99% मेरे जैसा था। मेरा चेहरा, या वास्तव में उसका चेहरा, सबसे दयालु नजर से भरा हुआ लग रहा था, जबकि पूरा शरीर सुनहरी रोशनी की चमक छोड़ रहा था। यह जहरीली घृणा थी। हाँ, मैं इस उन्नत होली ब्लाइट द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले 2 चेहरे वाले कौशल के अप्रत्याशित उपयोग पर हंसा और जहां लड़ाई हो रही थी वहां और भी अधिक जोश के साथ भागा, क्योंकि मेरी आंखों के सामने मेरे नए कौशल का उपयोग करने के कई तरीके सामने आए। जैसे जैसे मैं जमे हुए मैदानों में टेलीपोर्ट करता रहा, मैंने पाया कि मैं उन चीजों पर आत्मचिंतन कर रहा था जो मैं वर्तमान में कर रहा था। मैंने ये यात्रा इसलिए शुरू की क्योंकि मैं कमजोर और काया महसूस कर रहा था और मैं इसे बदलना चाहता था। मैं और भी अधिक दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ा जब मुझे उन दुश्मनों के बारे में जानकारी मिली जिन्होंने मेरे परिवार और कई अन्य लोगों की जान लेकर इतनी सारी मौतें और विनाश किए थे। अब भले ही वे सभी कारण अभी भी मुझे आगे ले जा रहे थे, लेकिन मैंने पाया कि मैं इन शानदार चीजों का और भी अधिक अनुभव करने के लिए उत्सुक हूँ। अद्भुत कौशलों को प्रयोग करने की क्षमता जो मैंने निरंतर प्राप्त की, आध्यात्मिक भूमि जैसे जादुई वातावरण जो मेरे लिए अपने रहस्यों को उजागर करने के लिए छिपे थे, खाद्य पदार्थ और संस्कृतियां जिनसे मेरा सामना हुआ, तथा अनेक लोग जिनसे मेरी इस यात्रा के दौरान मुलाकात हुई। अपने दुश्मनों से बदला लेने के लक्ष्य के साथ मैंने इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए इन सभी शानदार चीजों का आनंद लिया और उनका अनुभव करने के लिए उत्सुक था। मैं अभी उस रंग को छू रहा था जो इस समय महान थी। अब से महीनों या सालों बाद मैं किस रंग पर पहुंचूंगा, मेरे लिए आगे देखने और जानने के लिए बहुत सी चीजें थीं और मैं इंतजार नहीं कर सकता था। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 110 दुष्ट राजा रोक बेलमोंट। कुछ समय पहले वेलिन काउंटी और शैडो ड्यूकडम के बीच ठंडे पहाड़ों में सैनिकों, साहसी लोगों और भाड़े के सैनिकों की कतारें 2 बड़े पहाड़ों के बीच एक चौड़े रास्ते को भर रही थीं। ये रास्ता फ्रोजन किंगडम के आसपास के काउंटियों और ड्यूकडम के पास जाने के लिए एकमात्र रास्ता था, जब तक कि आप खतरनाक पहाड़ों से होकर नहीं जाना चाहते थे। घोड़े और अन्य जादुई जानवर मनुष्यों के पक्ष में खड़े थे, धैर्यपूर्वक राक्षसों की सेना के आने का इंतजार कर रहे थे। राजा रोक एक बंद तंबू में कुछ बटालियन कमांडरों के साथ बात कर रहे थे, तभी एक तेज हॉर्न की आवाज आई। तंबू के अंदर मौजूद सभी लोग एक दूसरे को देखते हुए खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि युद्ध शुरू होने वाला है। राजा रोक ने नेतृत्व संभाला और उनका शरीर जंगली ऊर्जा से भर गया। वे अग्रिम पंक्ति की ओर बढ़ रहे थे और अपने रास्ते से गुजरने वाले हर व्यक्ति में शक्ति का भाव भर रहे थे। उनसे कुछ मील दूर जानवरों के बड़े समूह देखे जा सकते थे और एक भयानक आवाज भी गूंजने लगी थी। बूम! उनके भारी कदमों की आवाजें पहली चीज नहीं थी जो उन तक पहुंची, बल्कि अत्यंत स्पष्ट गूंजती हुई आवाज थी जो हर कुछ सेकंड में आती रही। बूम! हिमीकृत राज्य के रक्षक पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार थे क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मनों को पूरी तरह से सामने आते देखा था और सब कुछ ठहर जाने से पहले उन्होंने एक आखिरी बार भयंकर गूंज की आवाज सुनी थी। दानव सेना की सेनाएं रुक गई थीं। वे अपनी पंक्तियों में साफ सुथरे खड़े थे। सी से लेकर एस तक के कई अलग अलग रंग एक साथ मिले हुए थे। बड़े सरीसृप जानवर और दानव बैल कई राक्षसों को ले जाते हुए देखे जा सकते थे जिनके पास अधिक शक्ति थी। कुछ मैफेटिक कछुए शानदार तरीके से खड़े थे, जबकि महाकाव्य दानव कमांडरों को उनके कठोर खोल के ऊपर देखा जा सकता था, जो आलीशान सीटों से बंधे हुए थे। वहां कई दानव कमांडर थे, उनमें से कई ने खतरनाक लाल चमकते हथियार पकड़े हुए थे। दानव सेना की तरफ से सबसे बड़ा जानवर एक कोमोडो ड्रैगन था जो करीब 10 मीटर लंबा था। इसकी पीठ पर एक शानदार ढंग से बनाया गया तंबू देखा जा सकता था जिसमें से अब एक खूबसूरत आकृति निकल रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 56वें रैंक के दानव राजा ग्रिमोरी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी क्योंकि उसने सेक्कुबी की कम कपड़ों वाली आकृतियों को जानवर के ऊपर तंबू में वापस धकेल दिया था। उनका आगमन देखकर लोग भयभीत हो गए क्योंकि उन्होंने ऐसा दबाव छोड़ा जो उनके विरुद्ध खड़े सभी लोगों की इच्छाओं पर दबाव डाल रहा था। डेमन किंग का हकीक पूरी तरह से सक्रिय हो गया था क्योंकि ग्रिमोरी ने अपनी शुरुआत की थी। उसके पास एक ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व था जो उसे दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनाता था। पौराणिक शक्ति की लहरें खुद को बेहद स्पष्ट रूप से प्रकट कर रही थीं। डर, मौन। जब ये दोनों ताकतें एक दूसरे को घूर रही थीं, तो कोई भी ताकत हिलती हुई नहीं दिख रही थी। केवल पहाड़ों को तहस नहस करने वाली सर्दियों की ठंडी हवाओं की सीटी सुनाई दे रही थी। राजा रोक बेलमोंट सेना के सबसे आगे थे क्योंकि उनका शरीर जलने लगा था और फैलने लगा था। उन्होंने प्रकाश का एक विस्फोट छोड़ा जो बर्फीले मैदानों से होकर गुजरा और दानव राजा से निकलने वाले कुछ आतंक को कम किया।
उसके तुरंत बाद उनकी जोरदार आवाज गूंजी, मेरे लोग, झोपड़ी। उसके पीछे पंक्तिबद्ध सैनिक, साहसी और भाड़े के सैनिक जोर से चिल्ला रहे थे और अपने पैरों या हथियारों को जमीन पर पटक रहे थे, जिससे एक भयावह वातावरण बन रहा था। हमारे भाग्य का फैसला करने वाली लड़ाई यहाँ है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। झोपड़ी। उनके हथियारों या पैरों के जमीन पर पड़ने का प्रभाव और भी अधिक तीव्र हो रहा था, क्योंकि ऐसा होने पर पूरी पर्वत श्रृंखला कांप उठती थी। अपने जीवन के लिए लड़ो, झोपड़ी। सम्मान के लिए लड़ो, झोपड़ी। घर वापस आए परिवारों के लिए, झोपड़ी। मानवता के लिए। ओह, सेनाएं चिल्ला रही थीं और पूरी गति से आगे बढ़ रही थीं क्योंकि उन्हें लगा कि उनके शरीर अविश्वसनीय डिग्री तक मजबूत हो गए हैं, शक्ति के ऐसे स्तर पर पहुंच गए हैं जो उन्होंने पहले कभी पार नहीं किए थे। यह महान राजा रोक बेलमोंट के कौशल में से एक था। दुष्ट शासक राजसीपन आपके खून में है। आपके शब्द उन सभी विषयों को बहुत प्रेरित करते हैं जो उन्हें सुनने के लिए भाग्यशाली हैं। लागू प्रभाव स्पष्ट मन, मजबूत इच्छा शक्ति और शक्ति को बढ़ावा देते हैं। अद्वितीय कौशल, दुष्ट शासक। रोक बेलमोंट को रैंकों के माध्यम से ऊपर उठने और कई शक्तिशाली मानव बलों की वफादारी प्राप्त करने की अनुमति देने वाले मुख्य कारकों में से एक, अंततः उन्हें अपने शासन के तहत एकजुट किया। उनकी सक्षम पत्नी अनेलिस के साथ जुड़ने से पिछली शताब्दी के लिए मानव साम्राज्य को संरक्षित करना संभव हो गया था। उसका शरीर आखिरकार फैलना समाप्त हो गया था और वह दानव सेना के सबसे करीब खड़ा था क्योंकि वे उस शासक को देख रहे थे जिसके साथ वे आज भिड़ने वाले थे। रोक का शरीर 5 मीटर से अधिक ऊंचा था। फैला हुआ कवच की एक पतली परत उसके शरीर को कसकर जकड़े हुए थी और उसमें से एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी। वह सोने से बने एक आदमी की तरह लग रहा था क्योंकि उसकी स्टील की मांसपेशियों के कई उभार प्रभावशाली ढंग से उभरे हुए थे। उसके हाथों में कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसकी मुठ्ठियां खतरनाक ढंग से चमक रही थीं, जो किसी भी धारदार ब्लेड से ज्यादा खतरनाक लग रही थीं। यह एक ऐसा महान कौशल था जिससे उसके खिलाफ खड़े सभी लोग डरते थे। गोल्डमैन अपने शरीर की सीमाओं को पार करे क्योंकि यह अपनी पूरी क्षमता तक मजबूत हो गया है। जोर 300% शारीरिक क्षति, जोर 300% गति, जोर 300% कवच, जोर 300% उपचार प्रभाव। सोने की मायावी शक्ति आपके सभी हमलों का पीछा करती है। जैसे ही उसकी आंखों ने अपना लक्ष्य पाया, उसके सुनहरे शरीर से तेज रफ्तार निकली और वह अपने स्थान से गायब हो गया। युद्ध शुरू हो चुका था। धमाका। ये दृश्य बहुत तेज था, लेकिन दुष्ट राजा पहले ही दानव सेना के केंद्र में पहुंच चुका था। उसकी मुट्ठी सीधे महान दानव राजा ग्रिमोरी से टकरा रही थी। दानव राजा के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी क्योंकि उसकी हथेली चमकते हुए सोने के पंच से टकराई थी। उसके पीछे का पूरा तंबू टुकड़े टुकड़े हो गया क्योंकि सोने की एक ताकत पूरे इलाके में फैल गई। जो कमजोर सेक्कुबी अभी भी जानवर के ऊपर तंबू में थे, उन्होंने पाया कि उनके शरीर टुकड़े टुकड़े हो रहे थे और वे खून और लहू के गंदे गूदे में बदल गए थे। दानव राजा ग्रिमोरी ने अपने सामने खड़े सुनहरे मानव को उत्सुकता भरी मुस्कान के साथ देखा। उसे अपने साथ लाए गए सभी खिलौनों की मौत की जरा भी परवाह नहीं थी। अपने जानवरों पर सवार दानव कमांडरों ने इस टकराव को देखा, लेकिन उन्हें अपने नेता पर पूरा भरोसा था और उन्होंने मानव बलों के बटालियन कमांडरों से मिलने के लिए अपनी दौड़ को केंद्रित कर लिया। हाँ, दोनों सेनाओं के बीच झड़पें होने लगी क्योंकि सभी तरह के तात्विक हमले होने लगे। एक स्थान पर बिजली की चमक देखी जा सकती थी जबकि पानी की विशाल लहरें राक्षसी सेनाओं को तोड़कर डुबो रही थीं। पृथ्वी की दीवारें लगातार ऊपर नीचे हो रही थीं और बुदबुदाती मैग्मा सैनिकों और साहसी लोगों को जला रही थी। दानव सेना के केंद्र में ग्रिमोरी ने अपनी हथेली को पीछे खींच लिया जिसने बहुत बड़ी मुट्ठी को रोक दिया था क्योंकि उसने अपने शरीर को फैलाया था, जो होने वाला था उसे एक हल्का व्यायाम के रूप में माना। यह अत्यधिक अहंकार था। यह अहंकार किसी की अपनी हावी ताकत पर भरोसे से पैदा हुआ था। दानव राजा के शरीर के ऊपरी वस्त्र उतर गए क्योंकि उसकी लाल छाती और पेट की मांसपेशियां उभरकर सामने आ गईं। जब वह हंस रहा था तो उसके सिर से निकलने वाला सींग एक खतरनाक लाल रोशनी में चमक रहा था। उत्तर के राजा, अपनी पूरी ताकत से मेरा मनोरंजन करो क्योंकि मैं अब तक सचमुच ऊब चुका हूँ। दुष्ट राजा को यह नहीं बताया जा सकता था कि उसे क्या करना है, क्योंकि शब्द समाप्त होने से पहले ही सुडौल सुनहरा शरीर खतरनाक तरीके से आगे बढ़ा और एक क्रूर कुल्हाड़ी का प्रहार दानव राजा के सिर पर जा लगा। धमाका। अध्याय समाप्त। आज के लिए इतना ही। आगे देखेंगे कि मैं अंततः ग्रिमोरी की यादों के साथ बीस्ट वर्ल्ड के बारे में अधिक जानने में सक्षम था और इस समय मजबूती से खड़े अन्य 3 पौराणिक साम्राज्यों को समझने में सक्षम था। ड्रैकोनिक किंगडम के साथ जीत के बाद राक्षसों ने वास्तव में कोई और प्रगति नहीं की थी। अन्य राज्यों ने गठबंधन बनाए थे क्योंकि शक्तिशाली राज्यों को राक्षसों की प्रगति को रोकने के लिए आगे और पीछे भेजा गया था। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।